मार्क्सवाद। मार्क्सवाद मार्क्स के विचार। फ्रेंच फेनॉन की बुक ब्लैक स्किन वाइट मास्क, इसे फॉरवर्ड शास्त्र ने किया था। मार्क्स प्लस लेनिन प्लस स्टालिन प्लस माओ, एशियाई मार्क्सवाद। मार्क्सिज्म। नव मार्क्सवाद में वेस्टर्न मार्क्सिज्म, और तीसरा संरचनात्मक मार्क्सवाद, और थर्ड परायेपन का विचार अलगाव। मार्क्सवाद की प्रासंगिकता। मार्क्सवाद में उदारवाद में समाज संघर्ष तार्किक मानव स्वभाव के कारण समाधान राज्य सरकार, और मार्क्सवाद में समाज संघर्ष आर्थिक के लिए मालिक मजदूर के बीच समाधान, पूंजीवाद का विनाश, क्रांति। मार्क्स का बुक दास कैपिटल। आर्थिक मानव अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। आर्थिक मानव में उत्पादन की प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन एवं उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ, श्रमिक, मशीन, कलपुर्जों, बेस आधार, उसके बाद ऊपर में सुपर स्ट्रक्चर आदि संरचना। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में फर्स्ट में उत्पादन का संबंध, सामाजिक संबंध, दूसरा पूंजीपतियों एवं मजदूरों के बीच का संबंध। फर्स्ट, मार्क्स ने इतिहास एवं समाज की आर्थिक व्याख्या की। इतिहास समाज को निरंतर परिवर्तनशील माना, और इस परिवर्तन का मूल कारण ही अर्थव्यवस्था है। इतिहास के बदलाव के साथ उत्पादन की शक्तियाँ बदल जाती है। जैसे दास युग में दास उत्पादन के साधन थे। तीसरा, सामंतवादी युग में सर्फ या किसान उत्पादन के साधन बन गए, जबकि पूंजीवाद के विकास के साथ फैक्ट्री, कल कारखानों को उत्पादन के साधन के रूप में विकास हुआ। उत्पादन के साधन बदलने के साथ उत्पादन के संबंध बदल गए। उत्पादन के संबंधों के बदलाव से यह प्रतीत होता है कि समाज वर्गों में विभाजित है, जाति, भाषा, धर्म या राष्ट्र में बटा हुआ नहीं है। मार्क्स ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि यह व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं के प्रयास की पूर्ति का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए श्रम करता है, जिसके लिए उसे उत्पादन की प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है, और जैसे ही वह उत्पादन से जुड़ता है वह एक वर्ग का सदस्य बन जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। श्रमिकों का कार्य 8 घंटा, टोटल 800, 600 अतिरिक्त मूल्य सबके पास, और आजीविका निर्वाह मूल्य मजदूरी। पूंजीवाद एक में उत्पादन के साधनों का स्वामी पूंजीपति, दूसरा उत्पादन का उद्देश्य लाभ, प्रतिस्पर्धा, केंद्रीकरण, पूंजीपतियों के लाभ, मजदूरों की स्थिति खराब। मार्क्स ने इंग्लैंड के राज्य की अर्थशास्त्री जैसे रिकार्डो एंड माल्थस का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके अनुसार जिस भी प्राकृतिक वस्तु या पदार्थ में व्यक्ति अपना श्रम मिला दे, उसी से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में सर्वहारा या मजदूरों को कभी भी अपने श्रम की वास्तविक कीमत प्राप्त नहीं होती है, अपितु आजीविका निर्वाह मूल्य प्राप्त होता है, जबकि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य हड़प लेते हैं। इसीलिए सर्वहारा का शोषण बना रहता है। पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इतना ही नहीं, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं के विनिमय मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि प्रत्येक वस्तु का एक उपयोग मूल्य होता है। करेंसी विनिमय मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, और विनिमय मूल्य को बढ़ावा देने के कारण कमोडिटी फेस्टिज्म वस्तु प्रियता का विचार उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा वस्तु का उपयोग हो या आवश्यक नहीं है, इसके बावजूद वस्तु की बाजार में कीमत निर्धारित की जाती है। और पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी तार्किक नहीं हो सकती, अपितु यह शोषणवादी है, जहाँ मुट्ठी भर पूंजीपति सर्वहारा का शोषण करते हैं। पूंजीवाद की विसंगतियाँ।
एक में पूंजीवादी व्यवस्था शोषणकारी है, ऐसी मार्क्स से दृढ़ मान्यता है। और उसने तो यहाँ तक कहा कि इतिहास में दास अवस्था सामंतवाद में भी शोषण विद्यमान था, परंतु पूंजीवाद का शोषण पहले विद्यमान शोषण से ज़्यादा जटिल, व्यवस्थित और गंभीर है। मार्क्स ने यह माना कि पूंजीवादी समाज पहले के समाजों की तुलना में ज़्यादा आधुनिक और विकसित है। यहाँ वह इतिहास को विकासवादी रूप में चित्रित कर रहा है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के नए साधनों का विकास हुआ। लोकतांत्रिक शासन और अधिकारों के विचार भी पूंजीवाद ने पैदा किया, परंतु मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था ने लोगों का राजनीतिक उत्थान किया, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इसीलिए उसने फ्रांसीसी क्रांति को पूंजीपतियों की क्रांति कहा, बुजुर्गा वर्ग की क्रांति कहा, जहां शोषण के रूप परिवर्तित हुए। शोषण समाप्त नहीं हुआ, जबकि मार्क्स का उद्देश्य व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान है, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, जो पूंजीवाद के विनाश के बाद ही संभव है। और मार्क्स की प्रसिद्ध पंक्ति है कि पूंजीवाद के विनाश के बीच स्वयं पूंजीवाद में अंतर्निहित है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग ही पूंजीवाद का विनाश करेगा, जिसके लिए साम्यवादी क्रांति होगी, जो स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस होगी और सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना के विकास के लिए निम्नलिखित भौतिक परिस्थितियाँ पूंजीवाद पैदा करेगा। एक में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन परंतु खपत कम। दूसरा, कम खपत के कारण मजदूरों की छंटनी। तीसरा, मजदूरों के छंटने के कारण उत्पादन और कम होगा और बाजार में वस्तुओं की मांग भी कम होगी। चौथा, फैक्ट्री में ताला लगेगा या बंद होगी। पाँचवें, संचार साधन के प्रयोग से सर्वहारा वर्ग को यह ज्ञान हो जाएगा कि समूचे विश्व में मजदूरों का शोषण हो रहा है और इसीलिए सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय क्रांति होगी और पूंजीवाद का विनाश होगा। चेतना, कॉन्शियसनेस में विवेकशील ट्रेड यूनियन क्लास इन इटसेल्फ। वर्ग क्लास में एक में उत्पादन के संबंध व्यक्ति की स्थिति। दूसरा, उत्पादन के पूंजीपति साधनों का स्वामी। तीसरा, सर्वहारा क्लास कॉन्शियसनेस वर्ग चेतना। एक में क्लास फॉर इटसेल्फ। दूसरा, पूंजीवाद का विध्वंस। तीसरा, शोषण का मूल कारण पूंजीवाद। चौथा, व्यवस्था परिवर्तन। पूंजीवाद के विनाश के संबंध में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में निम्नलिखित विचार और पद्धतियों का समर्थन किया। एक में सर्वहारा वर्ग के द्वारा एक व्यापक और आम हड़ताल की जाएगी, जिससे पूंजीवादी व्यवस्था संकटग्रस्त होगी। दूसरा, सर्वहारा वर्ग के आंदोलन के कारण देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी और पूंजीवाद का विनाश होगा। तीसरा, मार्क्स ने कहा, हॉलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्यों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा भी साम्यवादी क्रांति की जा सकती है। अर्थव्यवस्था अर्थात पूंजीवाद में धर्म, इतिहास, संस्कृति का स्वरूप तय करती है। राष्ट्रवादी समाज, राष्ट्रवाद, राज्य सरकार। विचार या विचारधारा में लोकतंत्र, उदारवाद, स्वतंत्रता। आर्थिक नियतिवादी या आर्थिक निर्धारणवादी, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। इतिहास की व्याख्या। मार्क्स जर्मन दार्शनिक हीगल के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था, जिसने कहा था विचार यूनिवर्सल स्पिरिट। हीगल ने कहा था विचारों से ही समूचे सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसका अभिप्राय है कि यह भौतिक विश्व विचारों का ही वास्तविक रूप है। संवाद, पहले वाद से प्रतिवाद होगा, प्रतिवाद से संवाद होगा। भौतिक विश्व विचारों का वास्तविक रूप है और हीगल ने कहा इन विचारों या चेतना का इस विश्व में दो रूप में प्रकटीकरण हो रहा है। एक में विचारों के द्वारा या चेतना के परिणाम स्वरूप भौतिक विश्व का निर्माण हुआ और दूसरा, इसी चेतना के परिणाम स्वरूप राज्य का भी निर्माण हुआ, जो इसका नैतिक विकास है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, इसीलिए उसने राज्य अथवा जर्मन राष्ट्र राज्य को सभ्यता के विकास का सर्वोच्च चरण कहा। उसके अनुसार ईश्वर अथवा चेतना की विकास की यह यात्रा द्वंद्वात्मक रूप में आगे बढ़ती है, जिससे मार्क्स अत्यधिक प्रभावित था
और मार्क्स ने हीगल की इसी द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या भौतिक रूप में की, क्योंकि विकास का मूल तत्व विचार नहीं अपितु अर्थव्यवस्था या भौतिक है, और इतिहास के विकास का सर्वोच्च रूप साम्यवाद है, जिसके लिए ईश्वर आत्मा को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु उत्पादन के साधनों में परिवर्तन नए उत्पादन के संबंधों को जन्म देता है। और मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या निम्नलिखित चरणों में की। एक में आदिम साम्यवाद, दूसरा दास युग, तीसरा पूंजीवाद, चौथा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व डिक्टेटरशिप, पांचवें साम्यवाद। मार्क्स ने मोर्गन एंशिएंट सोसाइटी बुक। मार्क्स ने मोर्गन से प्रभावित होते हुए आदिम साम्यवाद का विचार दिया, जहाँ मानवीय जीवन सामुदायिक था। अतः मार्क्स के अनुसार व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है, परंतु जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का उद्भव हुआ, समाज वर्ग में विभाजित हो गया और यहीं से आर्थिक विषमता और शोषण आरंभ हुआ। यह ध्यान देने का विषय है कि मार्क्स ने समाज को वर्ग में विभाजित नहीं किया, अपितु प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हुआ। दो वर्ग के बीच के संबंध शोषणकारी होने के कारण वर्गों में सदैव संघर्ष होता रहता है। इसीलिए मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और यह वर्ग संघर्ष दास युग से आरंभ होकर पूंजीवादी युग में सबसे कठोर बन जाता है। मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के साधनों के परिवर्तन के कारण उत्पादन के संबंध स्वाभाविक रूप में बदल जाते हैं, परंतु शोषण कायम रहता है। मार्क्स की यह दृढ़ मान्यता है कि वर्ग चेतना का विकास पूंजीवाद में ही संभव है, उसके पहले नहीं, क्योंकि पूंजीवाद उन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण या विकास करता है जिससे वर्ग चेतना का विकास होता है। मार्क्स का चिंतन केवल वर्गहीन समाज का व्याख्या करना नहीं है, अपितु समाज को इस वर्गीय शोषण से निजात दिलाना है। प्रैक्सिस और मार्क्स बुद्धिजीवी होने के साथ साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद क्रांति के लिए 1864 में मार्क्स ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नींव रखी थी। पूंजीवाद के विनाश के बाद सर्वहारा वर्ग राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा, और यह इतिहास में पहली बार होगा कि जब सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, और सर्वहारा वर्ग के इस शासन का मूल उद्देश्य पूंजीवाद के बच्चे खुचे तत्वों को समाप्त करना है और साम्यवाद के आगमन के लिए मार्ग का निर्माण करना है। मार्क्स क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। फर्डिनांड लासल में फर्स्ट राष्ट्रवादी श्रमिक आंदोलन, दूसरा लोकतांत्रिक संस्थाओं, और मार्क्स क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में पेरिस कम्यून, फर्स्ट सर्वहारा वर्ग का शासन पर नियंत्रण, और अराजकतावादी कोपाटंकिन प्रूधो राज्य की समाप्ति। आरंभिक रूप में मार्क्स का यह मत था कि पूंजीवाद के विनाश के पश्चात साम्यवादी समाज का निर्माण होगा, परंतु पेरिस कम्यून की घटना देखने के बाद उसने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का समर्थन किया, जो राज्य संक्रमणकालीन थोड़े समय के लिए होगा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करने के लिए राज्य के द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे। एक में भूमि और खानों पर राज्य का नियंत्रण, दूसरा बैंकों पर राज्य का नियंत्रण, तीसरा सभी उद्योगों पर राज्य का आधिपत्य, चौथा उत्तराधिकार से मिलने वाली सभी संपत्तियों की समाप्ति, पांचवें सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के इसी चरण को लेनिन ने समाजवाद का नाम दिया, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। मार्क्स ने साम्यवाद के रूप में समाज की सर्वोच्च अवस्था का चित्रण किया, क्योंकि एंजल्स ने कहा कि सर्वहारा वर्ग के राज्य का विलोपन हो जाएगा और राज्य उसी तरीके से अजायब घर में चला जाएगा जैसा कि हंसिया और हथौड़े को अजायब घर में रखा गया। इस साम्यवादी समाज की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। एक में श्रम का विभाजन नहीं होगा, दूसरा प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार और उससे अपनी कार्य के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। तीसरा, व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने के लिए किसी भी या कोई भी संस्था नहीं होगी, इसलिए व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होगा। चौथा, समुदाय के सभी प्रकार की समाप्ति होगी
समुदाय के सभी प्रकार की संपत्ति पर समुदाय का नियंत्रण होगा, इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने आप समाप्त हो जाएगी। 5 में समाज में न तो वर्ग होगा और न ही प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसीलिए राज्य की आवश्यकता स्वयं समाप्त हो जाएंगी। 6, साम्यवाद में धर्म के लिए भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए होंगी, जिसे मार्क्स ने अफीम का नाम दिया। मार्क्स के द्वारा वर्णित यह साम्यवादी समाज यूनानी युग के समाज के भांति प्रतीत होता है, जहाँ दास प्रथा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यह संयोग का विषय है कि जब मार्क्स इतिहास की व्याख्या करता है तो वह वैज्ञानिक प्रतीत होता है, परंतु जब वह साम्यवाद का चित्रण करता है तो उसके विचार रोमांटिक और काल्पनिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि आज तक साम्यवाद का विचार विश्व में कहीं लागू नहीं हो सका। इसीलिए मार्क्स के विचारों में वैज्ञानिकता के साथ मानवीय तलों प्रभावी रूप में विद्यमान है। मार्क्स का समाजवाद या वैज्ञानिक अथवा या कल्पना लोकी। फर्स्ट में मार्क्स ने द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी के विरोध में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी नामक किताब लिखी, जिससे मार्क्स यह सिद्ध करना चाहते थे कि विचारों की दुनिया से या विचारों से समाजवाद की प्राप्ति संभव नहीं, अपितु समाज की आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हुए कहा कि रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन कल्पनालोकी समाजवादी कहा, क्योंकि ये विचारक यह मानते थे कि विज्ञान, शहरीकरण, आधुनिकीकरण के कारण व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी हो गया। इसीलिए सामाजिक में विषमता वृद्धि हुई। समाज में और नैतिक माध्यमों से समाज में विद्यमान इन समस्याओं का समाधान संभव है। रॉबर्ट ओवेन ने कल्पनालोकी समाजवाद का विचार देते हुए न्यू हार्मोनी और न्यू लैनार्क जैसे समुदाय की स्थापना का प्रयास किया, और न्यू लैनार्क टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जिसमें सामूहिक उत्पादन की प्रणाली पर बल दिया गया, जिसमें काम करने के घंटों को कम किया गया। मजदूरों के बच्चों की शिक्षा देने का दायित्व कंपनी के मालिकों का था। इसी प्रकार उसने रॉबर्ट ओवेन उत्तरी अमेरिका में 30,000 एकड़ में एक नए शहर का निर्माण किया, जहाँ किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होंगी, जहाँ धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी और मजदूर ही अर्थव्यवस्था के उत्पादन के स्वामी होंगे। ठीक इसी प्रकार का प्रयोग चार्ल्स फूरियर ने फैलेंसी के रूप में किया, जहाँ उसने 1610 व्यक्तियों को मिलकर एक ऐसे समुदाय का निर्माण किया जिस समुदाय में पुलिस, विधि और न्यायालय एंड जेल नहीं होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार कार्य का चयन करेगा और बच्चों के समुदाय के द्वारा देखभाल होगी। सेंट साइमन ने भी समाज में समानता, बंधुत्व स्थापित करने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञों को अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी, जिनके माध्यम से नवीन उत्पादन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होंगी और समाज में विषमता का अभाव होगा। कार्ल पॉपर की आलोचना मार्क्सवाद के विरुद्ध। संडे जनता साहित्य। कार्ल पॉपर में द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज हिस्टोरिसिज्म में बुक में प्लेटो, हेगल, मार्क्स है। और हिस्टोरिसिज्म में इतिहास की नियतिवादी व्याख्या। दूसरा, पूर्व निर्धारित मान्यताओं के अनुसार। तीसरा, इतिहास की पूर्णतावादी परफेक्शनिस्ट के रूप में व्याख्या। फर्स्ट में जहाँ उदारवाद, स्वतंत्रता, लोकतंत्र है, वो मुक्त समाज है। सामाजिक परिवर्तन, कल्पनालोकी और कर्मिक वैज्ञानिक। पीस मिल, सोशल इंजीनियरिंग, यंत्र समाज। कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद को वैज्ञानिक मानने से इनकार कर दिया, और कार्ल पॉपर ने कहा, मार्क्स एक पूर्णतावादी समाज की व्याख्या या स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए सामाजिक परिवर्तन का कल्पनालोकी तरीका अपना रहा है, जो कभी भी व्यवहार में नहीं आ सका। इसीलिए मार्क्स का विचार वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि समाज
समाज के परिवर्तन का वैज्ञानिक तरीका कर्मिक सामाजिक अभियांत्रिकी सामाजिक यांत्रिकी है, जबकि मार्क्स क्रांति वर्ग संघर्ष का समर्थक है। पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग कर्मिक सामाजिक अभियांत्रिकी। निष्कर्ष, मार्क्स ने यह पहले ही स्वीकार कर लिया कि समाज एंड इतिहास की व्याख्या भौतिक के सिद्धांतों से संभव नहीं है, क्योंकि यह निरंतर परिवर्तनशील है। इसीलिए उसने इसके अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। रणधीर सिंह ने मार्क्सवादी विचारों का मूल्यांकन करते हुए कहा कि मार्क्सवादी चिंतन के दो पक्ष हैं, एक में वैज्ञानिक, दूसरा नैतिक, और नैतिक पक्ष ही मार्क्स के विचारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि वर्तमान भूमंडलीकरण के द्वारा में आर्थिक विषमता की खाई निरंतर बढ़ रही है। राज्य की आर्थिक व्याख्या। एक में मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना, जिससे उसने आधार के रूप में व्यक्त किया, और राज्य को अधिरचना का भाग माना जो अर्थव्यवस्था से निर्धारित होता है। और जैसे ही समाज में निजी संपत्ति का उद्भव हुआ और समाज वर्ग विभाजित हो गया, वैसे ही राज्य का निर्माण किया गया। जैसा कि एंजल्स के अपनी किताब ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली एंड स्टेट में कहा, समाज में संपत्ति वर्ग के द्वारा राज्य की नींव रखी गई। इसीलिए राज्य न तो प्राकृतिक है और न दैवीय है, जैसा हीगल ने कहा, और न ही तटस्थ और निष्पक्ष संस्था है, जैसा उदारवादियों का मत है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हुए मार्क्स ने कहा कि राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारी समिति है। राज्य शोषण की व्याख्या है, परजीवी है, आवश्यक नहीं, अपितु केवल बुराई है। मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य की जोरदार आलोचना की और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में लिखते हुए उसने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का विचार दिया। परंतु मार्क्स का उद्देश्य वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना है, जो पूंजीवाद के विनाश के बाद और प्राइवेट प्रॉपर्टी के विनाश के बाद ही संभव है। मार्क्स की आलोचना एक में आर्थिक अपक्षयवादी इकोनॉमिक रिडक्शनल अर्थव्यवस्था एकमात्र कारण। समाज, राज्य, समाज में धर्म विचारधारा। मार्क्स की सबसे बड़ी आलोचना की जाती है कि वह आर्थिक अपक्षयवादी है, जिसका अभिप्राय है कि वह अर्थव्यवस्था को ही एकमात्र कारण मानता है। परंतु एंजल्स ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मार्क्स के चिंतन में अर्थव्यवस्था प्राथमिक कारण है, एकमात्र कारण कदापि नहीं, क्योंकि सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक कारकों की अपेक्षा मार्क्स ने नहीं की। एंजल्स ने कहा कि यूनानी युग में आर्थिक विकास कम होने के बावजूद कला और संस्कृति का अत्यधिक विकास था। हिस्ट्री क्लास कंसेंसस लो कास्ट। नव मार्क्सवादी विचारक अल्थ्यूसर फॉर मार्क्स बुक है ने कहा कि मार्क्स ने समाज और राज्य की व्याख्या करते हुए दो कारकों पर बल दिया। एक में निर्धारक कारक डिटरमाइनिंग फैक्टर जो अर्थव्यवस्था है, दूसरा प्रभुत्ववादी कारक डोमिनेटिंग फैक्टर जिसमें विचारधारा, धर्म, राजनीति शामिल है, जो अनेकों बार अर्थव्यवस्था की तुलना में प्रभावी बन जाते हैं। मार्क्स की आलोचनाएं इसलिए तर्कसंगत नहीं क्योंकि उसने 18th ब्रीमियर ऑफ लुईस बोनापार्ट में लिखते हुए कहा कि फ्रांस में जब लुईस बोनापार्ट ने जब राज्य सरकार पर नियंत्रण किया तो वह आर्थिक संसाधनों का स्वामी नहीं था, जिससे यह प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था ही राज्य और सरकार का निर्धारक नहीं है। निष्कर्ष, मार्क्स के चिंतन में राज्य और सरकार का विश्लेषण प्राथमिक नहीं है, क्योंकि वह राज्य सरकार का विनाश करना चाहता था, और राज्य सरकार आर्थिक ढांचे का ही एक भाग है, जिसके आमूल परिवर्तन के बिना राज्य और सरकार की समझ पर्याप्त नहीं होगी। विचारधारा और धर्म। मार्क्स के फिलॉसफी
एपाक्यूरस पर था। मार्क्स ने होली फैमिली जर्मन आइडियोलॉजी रचनाओं में लिखते हुए कहा कि विचारधारा मिथ्या चेतना है और विचारधारा पूंजीपतियों के द्वारा निर्मित की जाती है, जिसके माध्यम से वे समाज में विद्यमान शोषण को छिपाना चाहते हैं। और विचारधारा की आवश्यकता सदैव वर्ग विभाजित समाज में होती है। इसीलिए साम्यवादी व्यवस्था में किसी विचारधारा की आवश्यकता नहीं होगी। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा समर्थित अधिकार विचारधारा मात्र है, क्योंकि वर्ग विभाजित समाज में अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सर्वहारा वर्ग के लिए कोई अधिकार नहीं है। धर्म भी विचारधारा का ही एक भाग है, जो हृदय विहीन लोगों की हृदय है और आत्मा विहीन लोगों की आत्मा है। और धर्म के द्वारा इहलोक भौतिक पृथ्वी और परलोक स्वर्ग का विभाजन किया जाता है। जिस प्रकार सर्वहारा वर्ग और पूंजीपतियों के वर्ग का विभाजन विद्यमान है। मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा, जो मिथ्या चेतना पैदा करती है, और मार्क्स का तर्क है कि धर्म अभाव के कारण उत्पन्न होता है। उसके विचारों से प्रभावित होते हुए उसने फायरबाख इससे नशा क्रिश्चियनिटी बुक फायरबाख के उसने फायरबाख के विचारों से प्रभावित होते हुए कहा कि ईश्वर व्यक्ति का निर्माण नहीं करता, अपितु व्यक्ति ईश्वर का निर्माण करता है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में विद्यमान आर्थिक अभाव का पूर्ण करने के लिए कोई एक कल्पनालोकी विश्व का निर्माण करता है, जिसका नाम धर्म है। जिससे यह प्रतीत होता है कि मार्क्स महामानवतावादी है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब व्यवस्था का अंत होगा, भय की समाप्ति होगी। और पूंजीवादी व्यवस्था और धर्म दोनों शोषणकारी है और दोनों भयभीत करते हैं। मार्क्स से बड़ा पंथ निरपेक्ष विचारक भी कोई नहीं है, जिसने धर्म और राज्य के बीच अलगाव के बजाय धर्म को ही समाप्त करने का बीड़ा उठाया। मार्क्स ने कहा कि सामाजिक परिस्थितियां चेतना या विचारों का निर्धारण करती हैं, और इन सामाजिक परिस्थितियों का अभिप्राय मूलतः आर्थिक प्रणाली से है। इसीलिए साम्यवादी समाज में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं हुई। मार्क्स के पैरेक्सिस मानव सत्य ह्यूमन इसनी भौतिक परिस्थितियों एवं चेतना विचारों का संबंध। एक में मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक है, परंतु उसने फायरबाख के भौतिकवादी विचारों की आलोचना की और उसे भद्दा भौतिकवादी या गंदा भौतिकवाद कहा, क्योंकि फायरबाख ने कहा कि विचारों या चेतना भौतिक परिस्थितियों के परिणाम है। मार्क्स ने इससे सरलीकृत व्याख्या के बजाय यह कहा कि मानवीय जीवन की यह विशेषता है कि उसका प्रत्येक कार्य विचारों के द्वारा संपादित होता है, और इसी विचार का ही परिणाम है कि मानव ने इस प्राकृतिक विश्व से पृथक एक कृत्रिम या भौतिक विश्व का निर्माण किया है। मानवीय कार्य और जीवन पशुओं के कार्यों से अलग होता है, क्योंकि पशु का कोई भी कार्य चिंतनशील नहीं होता, और पशु के प्रत्येक कार्य प्राकृतिक शक्तियों से सीमित होते हैं, जबकि मानव अपनी वैचारिक क्षमता के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण की शक्ति रखता है। परंतु मानव निर्मित इस भौतिक विश्व में ही उसका शोषण हो रहा है, और इस मानव निर्मित संसार में ही अपने आप को विवश महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता खो या समाप्त हो गई है। इसीलिए वह विचार या चेतना के परिणाम स्वरूप कार्य करने के बजाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बजाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करने लगा, जो मूलतः पशु की विशेषता है। इसीलिए व्यक्ति वस्तु ऑब्जेक्शन बन जाता है, और उसका उत्पादन से समाज से अलगाव एलिनेशन हो जाता है, वो समाज उत्पादन से, प्रकृति से, पर्यावरण से, स्वयं से अलग या परायेपन बीच संबंधित महसूस करता है। इसीलिए मार्क्स ने व्यक्ति को क्रियाशील प्राणी कहा, जो इस शोषणपूर्ण और विषम सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति करता है। और उसने थीसिस ऑन फायरबाख
थेसिस ऑन फायरबाख में लिखते हुए कहा कि अभी तक विद्वानों के द्वारा विश्व की व्याख्या की गई है, आवश्यकता इसे परिवर्तित करने का ही है। इसीलिए मार्क्स व्यक्ति को केवल भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं मानता, अपितु इसे परिवर्तन करने वाला मानता है। निष्कर्ष, मार्क्स ने अपनी युवावस्था के विचारों में पूंजीवाद की सबसे गंभीर समस्या अलगाववाद के रूप में देखा, जबकि प्रौढ़ावस्था में इसे वस्तुप्रियता या कमोडिटी फैटिज्म के रूप में चित्रित किया, और दोनों के विरुद्ध वह संघर्ष कर रहा है। मैकडॉनल्ड बुक मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स में पूंजीवाद के बाद ही साम्यवाद क्रांति दिशा वर्ष संघर्ष में मजदूर वर्ग स्वतःस्फूर्त चेतना में अंतर्राष्ट्रीय क्रांति। जर्मनी में फ्रेंड एडवर्डनस्टीन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, रिविजनिज्म संशोधनवाद या टालगिरी। रूस में मोन्सेविक और बोल्शेविक में लेनिन, मोन्सेविक में मार्क्स के विचारों का अनुकरण, एक में मार्तोव इटास्की। संशोधनवाद या विकासवादी समाज, रिविजनिज्म। एडवर्ड बर्नस्टीन ने मार्क्स के विचारों का संशोधन करते हुए कहा कि मार्क्स की मान्यताओं में नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की विसंगतियां हैं। एक में नैतिक विसंगतियां उजागर करते हुए उसने कहा कि मार्क्स के अनुसार साम्यवादी क्रांति के लिए किसी भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है। नैतिक विसंगति उजागर करते हुए उसने कहा कि मार्क्स के अनुसार साम्यवादी क्रांति के लिए किसी भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है जिसमें हिंसा भी शामिल है। तीसरा, आर्थिक विसंगति उल्लेखित करते हुए कहा कि पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब नहीं हो रही है, अपितु पूंजीवाद के विकास के साथ सर्वहारा वर्ग की स्थिति बेहतर हो रही है। इसीलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हुई। उसके अनुसार वर्ग संघर्ष के माध्यम से साम्यवादी क्रांति का विचार एक राजनीतिक विसंगति है, और क्योंकि शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप में ही क्रांति का विचार संभव है। बर्नस्टीन ने कहा कि राज्य विहीन साम्यवाद समाज का विचार अव्यवहारिक है, अपितु समाजवाद के प्राप्ति के लिए राज्य का प्रयोग साधन के रूप में किया जा सकता है, और वर्ग संघर्ष के बजाय लोकतांत्रिक माध्यम पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में बहुमत का प्रतिनिधित्व होगा। समाज में सर्वहारा वर्ग का ही बहुमत है, इसीलिए सर्वहारा वर्ग सरकार पर नियंत्रण द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक विधियों का निर्माण किया जाएगा। और यह संयोग का विषय है कि यही संशोधनवाद यूरोपीय देशों में यूरो साम्यवाद के रूप में ही जाना जाता है। मार्क्सवाद या लेनिनवाद। लेनिन का विचार। फर्स्ट में मार्क्सवाद को मार्क्सवाद लेनिनवाद कहा जाता है। लेनिन ने मार्क्स को ईश्वर की भांति स्वीकार किया। इसीलिए मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद, भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष के विचारों को पूर्णतः मानो। दूसरा उन्होंने कहा कि मार्क्स के विचारों को नवीन परिस्थितियों में देखने की आवश्यकता है। उनके अनुसार पहले पूंजीवाद वणिकवादी अवस्था में था, बाद में कल कारखानों के रूप में पूंजीवाद का विकास हुआ, और 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद के सर्वोच्च रूप का विकास हुआ, जिसे वित्तीय पूंजीवाद या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहा जाता है। इसे एकाधिकारवादी पूंजीवाद भी कहा जा सकता है, जिसकी उच्चतम अवस्था साम्राज्यवाद है, जहाँ प्रत्येक राज्य साम्राज्यवादी शोषण की कड़ी से जुड़ गए हैं, और पूंजीवादी राज्यों को शोषण के लिए अफ्रीका महाद्वीप के समूचे संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, जिसके दो परिणाम देखे जा सकते हैं। एक में पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो रही है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग की स्थिति प्रतिकूल नहीं हो रही है। दूसरा, साम्राज्यवादी शोषण की कमजोर कड़ी
रूस में साम्यवादी क्रांति की जाएगी, क्योंकि रूस में एक व्यवस्थित संगठित साम्यवादी दल विद्यमान है। रूस जैसे सामंतवादी राज्य में क्रांति का औचित्य बताते हुए लेनिन ने कहा कि इसके बाद यूरोपीय देशों में क्रांति होगी, क्योंकि जैसे ही अफ्रीका में रूस जैसे सामंतवादी राज्य में क्रांति का औचित्य बताते हुए लेनिन ने कहा कि इसके बाद यूरोपीय देशों में क्रांति होगी, क्योंकि जैसे ही अफ्रीका से साम्राज्यवादी शोषण समाप्त होगा, पूंजीवादी देशों में सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब होगी। लेनिन ने वर्ग को विस्तारित करते हुए सर्वहारा वर्ग में मजदूर के साथ किसान और सैनिकों को भी शामिल कर लिया, और लेनिन ने साम्यवादी दल का एक व्यवस्थित ढांचा बनाया, जिसे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का नाम दिया गया। और लेनिन ने साम्यवादी दल का एक व्यवस्थित ढांचा बनाया, जिसे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का नाम दिया गया। एक में लेनिन, इम्पेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ सोशलिज्म। दूसरा, व्हाट इज टू बी डन। लेनिन की पार्टी सिद्धांत महासचिव, पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी, उसके बाद नीचे पोलित ब्यूरो बचे, सेंट्रल कमेटी, 200 कार्यकर्ता। मिल ने उदारवादी तर्क को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया, क्योंकि स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक है, अपितु समाज के विकास में भी सहायक है। अतः महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करने से समूचे सभ्यता का विकास होगा। मिल ने पुनः उपयुक्ततावादी तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो भी कार्य अधिकतम लोगों को सुख प्रदान करे वो उपयोगी है, और महिलाओं की संख्या समाज में आधी है, इसलिए पुरुष महिलाओं के बीच समानता समूचे समाज के लिए उपयोगी है। नारीवाद के पक्ष में मार्क्सवादियों के तर्क, एक में एंजल्स ने लिखा, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में लिखते हुए कहा कि आरंभिक रूप में समाज मातृ शर्तात्मक था और एक पत्नी प्रथा नहीं थी, परंतु उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक पत्नी प्रथा और परिवार का जन्म हुआ, जिसके पश्चात मवेशियों पर पुरुषों का नियंत्रण हो गया, और बाद में कल कारखानों के आने से उत्पादन के साधनों पर पुरुषों का आधिपत्य स्थापित हो गया, जो महिला लिंग की ऐतिहासिक हार थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि महिलाओं की दासता का मूल कारण आर्थिक है, और जैसे ही पूंजीवाद उत्पन्न हुआ वैसे ही महिलाओं पराधीन हो गई। सुलामित फायरस्टोन ने इस मार्क्सवाद तर्क को समकालीन विश्व में आगे बढ़ाते हुए कहा कि विश्व केवल दो वर्गों में विभाजित है, जिसमें एक पुरुष और दूसरी महिला है। पूंजीवादी व्यवस्था के लिए महिलाओं की अधीनता लाभकारी है, जहां उन्हें कम पैसे देकर काम कराया जा सकता है। उदारवादी और नारीवादियों के इन विचारों से यह प्रतीत होता है कि पृथक नारीवादी विचार की आवश्यकता नहीं है, जबकि सभी उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों में आज भी महिलाएं समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं। और मार्क्सवादियों के तर्क को सही मान लिया जाए तो चीन, उत्तर कोरिया में महिलाओं को समानता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए नारीवादी चिंतन विशिष्ट एवं स्वतंत्र है, जो न उदारवादी है न मार्क्सवादी है। सूसन मिलर ओकिन ने मिल के विचारों में विसंगतियाँ भी बताईं। अमूलवादी नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म, आमूलचूल बदलाव करना। नारीवाद, उदारवाद नारीवाद, एक में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए कल्याणकारी राज्य हो जाए, में नवीन विधि, दूसरा मतदान, तीसरा नीतियों का कार्यक्रम। मार्क्सवाद, समानता, अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, प्रतिशर्तात्मक राज्य सरकार, प्रतिशर्तात्मक सत्ता, समाज, परिवार में विद्यालय, धर्म, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज। व्यक्तिगत की राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। उदारवादियों ने राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा, समाज में विद्यमान संघर्षों का समाधान ही राजनीति है, परंतु उदारवादियों के राजनीति के दायरे में निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच के विभाजन है, अतः परिवार को सदैव निजी जीवन का भाग कम माना गया है, जहाँ राजनीति की कोई संभावना नहीं है।
मार्क्सवादियों ने संघर्ष के समाधान के बजाय संघर्ष समूल विनाश पर बल दिया है, परंतु नारीवादियों ने राजनीति के परिभाषा को बदलते हुए पहली बार परिवार को राजनीति का केंद्र माना। और इस इलेस्टन ने अपनी किताब प्राइवेट वुमेन पब्लिक मैन में लिखते हुए कहा कि निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच का ही विभाजन ही महिला के शोषण और अधीनता का मूल कारण माना। महिलाओं के निजी का अभिप्राय निम्नलिखित है: ये अपने देह पर नियंत्रण, एक में अपने देह पर नियंत्रण, दूसरा घरेलू हिंसा से मुक्ति, तीसरा गर्भपात का स्वतंत्र निर्णय, चौथा विवाह की स्वतंत्रता। बेट्टी फ्रीडमैन फेमिनिस्टिक और इलेस्टेन प्राइवेट वुमेन पब्लिक मैन, केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स और चौथा साइमन डी बेयरमैन ऑन द सेकेंड। निजी जीवन, परिवार, पति पत्नी, गर्भपात, बच्चे पैदा, शादी विवाह, सार्वजनिक में राज्य सरकार, राजनीतिक दल या दबाव समूह, अर्थव्यवस्था, विश्वविद्यालय। केटी मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स में लिखते हुए कहा कि पुरुष और महिला के बीच का संबंध प्राकृतिक या जैविक नहीं है, अपितु यह राजनीतिक है, जो शक्ति और सत्ता संघर्ष से जुड़ा हुआ है। और प्रतिशर्तात्मक व्यवस्था शक्ति का ही एक रूप है, जहाँ महिलाओं को केवल पत्नी, बहन एवं माँ के रूप में परिभाषित किया जाता है। समस्या को केटे मिलेट ने व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं का आज भी नाम नहीं है, प्रॉब्लम विथ नो नेम। मिलेट ने कहा कि नारी के किसी स्वतंत्र अस्तित्व को समाज में मान्यता नहीं है, इसीलिए सुसन मिलर ओकिन ने कहा कि परिवार में ही महिलाओं के शोषण के कारण संविधान और सरकार से उपलब्ध होने वाली स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय जैसी समुचित परिकल्पनाएं निरर्थक हैं और केवल पुरुषों के लिए उपलब्ध है। बेटी फ्रीडमैन ने फेमाइनिस्टिक में लिखते हुए कहा कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने एक ऐसी विचारधारा और मान्यता पैदा की है जिसके द्वारा महिलाओं की यौन क्षमता को सदैव दमित किया गया है और उन्हें निष्क्रिय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो पुरुषों की काम वासना को तृप्त करने के लिए मात्र है, और इसीलिए उन्हें शर्मीले, संकुचाने वाले कोमल रूप में प्रस्तुत किया। महिला पैदा नहीं होती अपितु बनाई जाती है। साइमन डी बुआ ने लिखते हुए कहा कि सेक्स और जेंडर में अंतर है, क्योंकि सेक्स जैविक है, प्राकृतिक है, जो पुरुष और महिलाओं में पृथक रूप में विद्यमान है। इसीलिए महिलाएं बच्चा पैदा करती है तो यह प्राकृतिक है, और उनके अनुसार महिलाओं की अधीन स्थिति का कारण उनकी जैविक या प्राकृतिक क्षमता नहीं है, अपितु इसके लिए पितृसत्तात्मक सत्ता उत्तरदायी है, क्योंकि पुरुष प्रभुत्व वाले समाज में वे विचार और इसके लिए पितृसत्तात्मक सत्ता उत्तरदायी है, क्योंकि पुरुष प्रभुत्व वाले समाज में वे विचार और मान्यताएं निर्मित की गई है जिससे महिलाओं की भूमिका स्वतः ही द्वितीयक विचार और प्राकृतिक क्षमता नहीं, अपितु इसके लिए पितृसत्तात्मक सत्ता उत्तरदायी है, क्योंकि पुरुष प्रभुत्व वाले समाज में वे विचार और मान्यताएं निर्मित की गई जिससे महिलाओं की भूमिका स्वतः ही द्वितीयक बन गई। जेंडर के कारण महिलाओं की स्थिति पर निम्नलिखित प्रभाव देखा गया। एक में घरेलू श्रम विभाजन पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ, क्योंकि बच्चों की देखभाल का दायित्व महिलाओं को दिया गया है, जबकि राजनीतिक और आर्थिक कार्य पुरुषों को सौंप दिए गए। दूसरा, पितृसत्तात्मक सत्ता के कारण ही महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में शिक्षा और नर्सिंग जैसे कार्य सौंपे जाते हैं, जो मूलतः सेवा से संबंधित है। तीसरा, महिलाओं के कपड़े तक परिवार द्वारा निर्धारित कर देता है और उनके जीवन का मूल उद्देश्य विवाह बन जाता है। साइमन द बुआ अस्तित्ववादी विचारक शास्त्र से प्रभावित है, इसीलिए उनके नारीवादी विचार को अस्तित्ववादी नारीवाद भी कहा जाता है।
जिसके अनुसार पितृसत्तात्मक सत्ताएं महिलाओं को वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और गरिमा का समान महत्व होता है। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि पुरुष और महिलाओं के द्वारा कभी भी यह संसार समान रूप में नहीं बांटा गया। यह वास्तविकता है कि महिला पुरुष की दासी नहीं है, लेकिन आज भी सामाजिक संसाधनों में दोनों की समान हिस्सेदारी नहीं है। सेक्स या जेंडर। सुलामित फायरस्टोन ने किताब द डायल्यूटिक ऑफ सेक्स में लिखते हुए कहा कि पुरुष एवं महिला के बीच विषमता का कारण जेंडर के अलावा सेक्स भी है, क्योंकि महिलाओं की जैविक या प्राकृतिक स्वतंत्रता या क्षमता भी उनकी अधीनता का एक कारण है, और विवाह के बाद जैसे ही महिलाएं बच्चा पैदा करती है वे कुछ समय तक पुरुषों पर निर्भर हो जाती है। इसीलिए इन्होंने विवाह का विरोध किया और इनका विचार अति उग्रवादी है, क्योंकि इन्होंने पुरुषों को विवाह का विरोध किया और इनका विचार अति उग्रवादी है, क्योंकि इन्होंने पुरुषों को दुश्मन माना। इन्होंने यहाँ तक कहा कि महिलाओं को केवल महिलाओं से शादी या विवाह करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का पुरुषों के साथ विवाह उनके वर्ग संघर्ष को कमजोर बनाएगा। विभेदकारी नारीवाद। डिफरेंस फेमिनिज्म। कैरोल गिलिगिन ने कहा कि पुरुष और महिला के मनोवैज्ञानिक गुण परस्पर भिन्न होते हैं, क्योंकि पुरुषों का स्वभाव सत्ता कैरोल गिलिगिन ने कहा कि पुरुष और महिला में मनोवैज्ञानिक गुण परस्पर भिन्न होते हैं, क्योंकि पुरुष का स्वभाव स्वैर तार्किक और आक्रामक होता है, जबकि महिला की मूल विशेषता प्रेम, सहानुभूति और देखभाल की होती है। गिलिगिन ने इसी मान्यता को विस्तार देते हुए कहा कि नैतिकता के दो प्रकार हैं, एक में देखभाल की नैतिकता, न्याय की नैतिकता। देखभाल की नैतिकता केयर एंड शेयर, प्रेम करुणा पर आधारित है, जो नारीवादी की मूल पहचान है। इसीलिए ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कहा कि नारीवादी का आशय महिलाओं की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करना है और उनका समाज में विशेष दायित्व है। गिलिगिन ने न्याय की नैतिकता को द्वितीयक कहा, जो तर्क और विवेक पर आधारित है, जिसका प्रयोग रॉल्स ने किया है। परंतु गिलिगिन के इस विचार से अधिकांश आमूल नारीवादी सहमत नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार महिलाओं की दया और प्रेम में इन्हीं गुणों के कारण है। समाज में, सेना में, रणनीति में और महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है सौंपी जाती, जो महिलाओं की भूमिका को केवल शिक्षा और चिकित्सा तक ही सीमित कर देगा। गिलिगिन का तर्क है कि पितृसत्तात्मक सत्ता के कारण समाज में हिंसा, तार्किकता, आक्रामकता को प्रेम देखभाल से ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है। राज्य का विचार। उदार नारीवादी यह मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य सभी के उत्थान में सहायक है और महिला सशक्तिकरण के लिए भी राज्य की भूमिका सकारात्मक है, जैसा कि मेरी वॉलस्टक्राफ्ट और जेस मिल ने व्यक्त किया था, और यही कल्याणकारी राज्य भारत में भी प्रयुक्त किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण भी प्रदान किया गया। उदारवादियों के द्वारा लैंगिक न्याय की स्थापना होगी, जिसके माध्यम से पुरुष और महिला को समान हिस्से में संसाधनों में सुनिश्चित किए जाएंगे। आमूल नारीवादी जैसे कैरोल पेटमैन ने कहा कि कल्याणकारी राज्य का विचार भी पितृसत्तात्मक है। इनके अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में, जिनके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय अधिकार के विचार बेईमानी है। उग्र नारीवादी यह मानती है कि रॉल्स जैसे विचारक भी परिवार में न्याय स्थापित करने का प्रयास नहीं करते और राज्य समाज में अवस्थित एक संस्था, और यदि समाज में पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रभाव है तो राज्य न तटस्थ और निष्पक्ष हो सकता है, न ही अकल्याणकारी अपितु राज्य शोषणकारी है। सेल्वा वाल्बी नारीवादियों का यह विचार
बिल्कुल मार्क्सवादी जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि मार्क्सवादियों ने भी इसे शोषण की संस्था कहा। अंतर केवल इतना है कि मार्क्सवादी केवल इसे पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं, जबकि नारीवादी इसे पितृसत्तात्मक सत्ता के रूप में व्यक्त करते हैं। समकालीन नारीवाद या थर्ड चरण का नारीवाद या उत्तराधुनिक नारीवाद उदारीकरण और भूमंडलीकरण के वर्तमान विश्व में नारीवाद विचारधारा के अनेक स्वरूप प्रकट होते हैं। जूडिथ बटलर जेंडर ट्रोवल किताब जूडिथ बटलर के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के हितों को सार्वभौमिक रूप में प्रकट करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि विश्व में महिलाओं के हितों में भी निम्नलिखित आधार पर विभेद विद्यमान है। एक में प्रजाति रेस, दूसरा धर्म, तीसरा राष्ट्रीयता। इनका तर्क है कि नारीवादी आंदोलन के समक्ष वर्तमान चुनौती लेस्बियन एलजीबीटी के मुद्दे को लेकर, इसीलिए नारीवादी विचारधारा में अनेक उपसमूह स्वाभाविक रूप में जुड़ गए हैं, जो उत्तर आधुनिक विचारों के भी परिणाम है। इसीलिए वर्तमान विश्व में अनेक नारीवाद विचार जुड़ गए हैं। अश्वेत नारीवादियों ने यह बताने का प्रयास किया कि अमेरिका में जो नारीवादी आंदोलन उत्पन्न हुआ उसने केवल श्वेत महिलाओं के सरोकारों का ध्यान रखा गया, जबकि अश्वेत महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव के अलावा प्रजातीय भेदभाव भी विद्यमान है, जिस पर नारीवादी आंदोलन ने कभी विचार नहीं किया है। दूसरा, उत्तर उपनिवेशवादी नारीवाद के समर्थक ने कहा कि स्याही अफ्रीकी महिलाएं जेंडर भेदभाव के अलावा उपनिवेशवादी मान्यताओं और विचारों से पीड़ित तथा शोषित है, क्योंकि उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा स्याही अफ्रीकी समुदाय के लोगों को असभ्य एवं अशिक्षित रूप में पेश किया गया। गायत्री स्पिवाक नारीवादी विचारकों के द्वारा वर्तमान विश्व में पोर्न या अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। वर्तमान दौर में विद्यमान यूक्रेन संघर्ष से महिलाएं ही सर्वाधिक पीड़ित और प्रभावित है, और इसके साथ भाषाई संरचना में विद्यमान पितृसत्तात्मक सत्ता के विरुद्ध भी सुधार की मांग की जा रही है। परिस्थितिकी नारीवादी को फेमिनिज्म में पितृसत्तात्मक सत्ता शक्ति और विचारधारा का स्वरूप है, जिसके माध्यम से शोषणवादी संस्कृति का निर्माण किया जाता है, जिसमें आधिपत्य प्रभुत्व अंतर्निहित होता है, और जिस प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप प्रकृति का भी दोहन किया गया है। दूसरा, प्रकृति और महिला के सभी गुण एक समान है, क्योंकि जो प्रवृत्ति महिलाओं की है, जैसे देखभाल और प्यार, ठीक वही प्रकृति में विद्यमान है। तुलना, प्रकृति, प्रेम, सहयोग, संबंध, समानता। सुजन ग्रिफिन, मेरिट डेल और वंदना शिवा। संस्कृति, पितृसत्तात्मक सत्ता। दूसरा, आधिपत्य। तीसरा, विवेक, तर्क। चौथा, सोपानिक। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने प्रकृति के बजाय संस्कृति को बढ़ावा दिया, परिणाम स्वरूप महिला एवं प्रकृति दोनों का दोहन हुआ। यूनानी युग में गया परिकल्पना, गया हाइपोथेसिस का विचार प्रचलित था, जिसमें इस धरती को माँ के रूप में चित्रित किया गया था, परंतु यूरोप के पुनर्जागरण के इतिहास में जिस तर्क और विवेक को बढ़ावा दिया, उसके अंतर्गत यह मान लिया गया कि मानव समूची प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति के समूचे पदार्थ उसके उपभोग मात्र के लिए हैं, और ठीक उसी प्रकार महिलाओं को भी पुरुषों के उपभोग के लिए चित्रित किया गया है। यूनानी युग के गाया परिकल्पना का विचार भारतीय संस्कृति में विद्यमान है, जिसे व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती, परंतु एक भी व्यक्ति का लालच पूरा करना संभव नहीं है। आलोचना, नारीवादी विचारक इस मान्यता पर आपत्ति व्यक्त करते हैं, क्योंकि महिलाओं के स्वभाव को पुरुषों से पृथक बताने के ही कारण महिलाओं को सेना, प्रशासन जैसे दायित्वों से दूर रखा गया। इसीलिए पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर मनोवैज्ञानिक नहीं है, अपितु मूल समस्या पितृसत्तात्मक व्यवस्था से है। क्वेश्चन, नारीवादी चिंतन के द्वारा महिलाओं के उत्थान के जिन तरीकों का उल्लेख किया गया है, वे महिला सशक्तिकरण में कहाँ तक सहायक है? टिप्पणी की। अगला क्वेश्चन, नारीवाद का सरोकार किन विशिष्ट समस्याओं से है, जिनका समाधान उदारवादी और मार्क्सवादी नहीं कर सकते? अगला क्वेश्चन, लैंगिक न्याय और नारीवादी चिंतन के बीच क्या कोई विभाजक रेखा खींची जा सकती है? अगला क्वेश्चन, नारीवादी नारी केंद्रित विचार है, परंतु वास्तविक मुद्दा है कि नारियों की संकल्पना की कोई सार्वभौमिक मान्यता की कोई कल्पना ही नहीं है। टिप्पणी कीजिए। थर्ड की नारीवाद है सर्वोत्तम भूमिका, वैचारिक भूमिका, ऐतिहासिक, द्वितीय, उदारवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी, राजनीतिक सिद्धांत। गांधीवादी, गांधीज्म
आध्यात्मिक विचार में राज्य दर्शन, अराजकतावाद, राजनीतिक सत्याग्रह, पर्यावरण, आधुनिकता, सर्वोदय, सामाजिक आर्थिक प्रश्न, ट्रस्टीशिप विचारधारा नहीं अपितु सत्य के साथ प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी की आत्मकथा है जिसमें जिन्होंने अपने विचारों को विचारधारा का नाम नहीं दिया अपितु सत्य के साथ प्रयोग के रूप में चित्रित किया। विचारधारा में सदैव पूर्णता और सर्वश्रेष्ठता का दावा किया जाता है, जबकि वास्तविक तौर पर विचारधारा वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नहीं होती अपितु मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक होती। इसीलिए गांधी ने अपने विचारों को कभी पूर्ण या सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा और सत्य को ब्रह्म या ईश्वर के रूप में चित्रित किया जो पूर्ण और निरपेक्ष है, परंतु सत्य की पूर्ण प्राप्ति का कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के सत्य का ज्ञान सापेक्षिक होता है। इसीलिए सत्य की प्राप्ति हेतु केवल प्रेम का मार्ग ही उपलब्ध है, जिसे उन्होंने अहिंसा के रूप में चित्रित किया। गांधी के चिंतन में सत्य ईश्वर असाध्य है, जबकि प्रेम अहिंसा साधन है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि साधन पवित्र न हो तो साध्य अपने आप अपवित्र हो जाता था। उन्होंने मैकियावेली की नैतिकता विहीन चिंतन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने माना कि जीवन का मूल उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है अथवा यह जीवन ईश्वर के मार्ग में ही की गई एक आराधना है, जिसके लिए जैन धर्म से प्रभावित होते हुए उन्होंने 5 मूल्य सिद्धांतों को समर्थन किया। गांधी डेविड थ्रो के उस परिवार से प्रभावित है जिसमें थ्रो ने कहा, द किंगडम ऑफ गॉड लाइफ विद इन यू, ईश्वर का साम्राज्य स्वयं हमारे भीतर है। इसीलिए व्यक्ति को सदैव नैतिक जीवन यापन करना चाहिए और उनके नैतिकता का विचार धर्म का पर्याय है। जहाँ उन्होंने धर्म को एक नैतिकता और कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया और कहा, धारयति सो धर्म, जिसका धारण किया जा सके नहीं धर्म है। वे पूर्ण नैतिकतावादी है। गांधी निरपेक्ष नैतिकतावादी एब्सोल्यूट मोरल है। गांधी ने धर्म और विधा की राजनीति के विचार को भी अस्वीकार कर दिया, अतः वे पंथ निरपेक्ष राजनीति के भी विरोधी हैं। वह ईश्वर, व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, धैर्यति सो धर्म, मानव और पशु। गांधी ने कहा कि हिंसा पशु जगत का नियम है, जबकि प्रेम मानवता का मूल सिद्धांत है। उन्होंने हिंसा को मन, वचन और क्रम तीनों से माना। उन्होंने कहा, शक्तिशाली व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा कमजोर व्यक्ति ही करता है। हिंसा कायरता के लक्षण है। गांधी के अनुसार शक्ति का आशय नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है, शारीरिक और भौतिक शक्ति नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा, सत्य के प्रति सत्य की बाध्यता और लगाव ही सत्याग्रह है, जिसके लिए व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण होनी चाहिए। एक में निर्भयता, फियरलेसनेस, दूसरा अहिंसा, प्रेम, तीसरा स्वयं को ईश्वरीय अंश के रूप में स्वीकार करना। इसलिए गांधी ने सत्याग्रह को एक नवीन नैतिक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया और 1920 के दशक के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए संविधानवाद का सहारा ले रहे थे, जबकि गर्मपंथी ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए हिंसक माध्यमों के समर्थक थे। गांधी ने कहा, ये दोनों तरीके माध्यम विदेशी या आयातित है। उन्होंने हिंसक साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष हेतु नैतिक और हृदय परिवर्तन के मार्ग पर बल दिया। इसलिए गांधी को व्यवहारिक आदर्शवादी कहते हैं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, क्योंकि उनके सत्य, अहिंसा और नैतिक जीवन आदर्शवादी विचार है। परंतु इसका उन्होंने भारत में व्यवहारिक प्रयोग किया। इसीलिए गांधी का आदर्शवाद प्लेटो जैसा काल्पनिक नहीं है। उनके सत्याग्रह के इसी सिद्धांत का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में किया गया। गांधी के इसी प्रयोग के कारण उन्हें संतों में राजनेता और राजनेता में संत कहा जाता है। गांधी ने डेविड थ्रो से निष्क्रिय प्रतिरोध का भी विचार लिया, जिसका आशय अहिंसक विरोध शांतिपूर्ण विरोध है, परंतु उन्होंने इसे सत्याग्रह के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक में सत्याग्रह व्यक्ति के लक्षण, इनमें प्रतिपक्षी से प्रेम, दूसरा सत्य की विजय, तीसरा सदैव अहिंसक
निर्भर जो था ई में किसी से घृणा नहीं करना। समानता, हिंसक विरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, एक में प्रतिपक्षी से घृणा, दूसरा स्वयं के विजय, डी में अवसर आने पर हिंसक, ई में प्रतिपक्षी के पराजय। गांधी ने सत्याग्रह का यही व्यवहारिक प्रयोग असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में किया। असहयोग का अर्थ है अन्याय और असत्य से असहयोग, जबकि सविनय अवज्ञा का अभिप्राय है कि किसी विधि का जानबूझकर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक रूप में उल्लंघन करना, क्योंकि मानव निर्मित विधि से भी बड़ी विधि ईश्वरीय है और कोई भी विधि नैतिकता के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। और गांधी ने कहा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद न्याय नैतिकता के विरुद्ध है, जिसके विरुद्ध संघर्ष नैतिक है। उन्होंने सत्याग्रह की कई तकनीकी का भी उल्लेख किया, जिसमें उपवास, हिजरत भी शामिल है। राजनीति की पुनर्परिभाषा, राजनीति का नैतिकतावादी स्वरूप। बौद्ध परंपरा में यह उल्लेखित किया गया कि राजनीति एक अनैतिक गतिविधि है। इसी मान्यता को विवेकानंद ने भी आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि राजनीति विघटनकारी होती है। विवेकानंद ने समाज सेवा पर बल दिया और उन्होंने दरिद्र नारायण का विचार देते हुए मानवता की सेवा को धर्म कहा। इसी विचार को गांधी ने आगे बढ़ाया। इसीलिए गांधी की राजनीति वास्तविक तौर पर लोकनीति है और उनके लिए धर्म और आध्यात्मिक जीवन का ही प्राथमिक महत्व था, जिसकी पूर्णता के लिए उन्हें राजनीतिक जीवन में आना पड़ा। इसीलिए गांधी ने आजीवन कोई पद धारण नहीं किया और गांधी का यह विचार हन्ना अरेंट से मिलता जुलता है, जिन्होंने कहा कि राजनीति कोई शक्ति और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र नहीं है, अपितु यह एक नैतिक गतिविधि है। गांधी के सर्वोदय का विचार केजी मशरूबल, अपरिग्रह, संचय न करना, अस्त्य चोरी न करना। केजी मुसरोला ने गांधी और मार्क्स के संबंध में लिखते हुए कहा कि गांधी के विचारधारा में हिंसा जोड़ देने से मार्क्स का निर्माण नहीं होगा और न ही मार्क्सवाद से हिंसा निकाल देने पर गांधीवाद बन जाएगा, क्योंकि गांधी और मार्क्स के वैचारिक और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पृथक है। गांधी धार्मिक आध्यात्मिक थे, जबकि मार्क्सवादी विचार भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष पर आधारित है। मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच अंतर विरोध के विचार निर्मित किया गया है और सर्वहारा वर्ग के उत्थान को केंद्रीय महत्व दिया गया, जबकि गांधी के चिंतन में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के बजाय सभी के उत्थान का विचार विद्यमान है। गांधी के सर्वोदय के विचार में व्यवहारिक आदर्शवाद पुनः दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने गरीब और अमीर दोनों के उत्थान का समर्थन किया और गरीबों के आर्थिक और भौतिक उत्थान की बात की, जबकि अमीरों के नैतिक उत्थान की बात तर्क की। उनका यह विचार जॉन रस्किन से प्रभावित है, क्योंकि रस्किन ने कहा था कि रस्किन ने कहा था कि समाज के लिए नाई के श्रम का जितना महत्व है उतना ही महत्व वकील के श्रम का है। इसके माध्यम से गांधी ने शारीरिक और मानसिक श्रम के बीच विभेद समाप्त करने का प्रयत्न किया और गांधी ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए, क्योंकि शरीर की आवश्यकता शरीर से ही पूरी होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक श्रम से श्रम की गरिमा का भी सम्मान होगा तथा व्यक्ति शारीरिक रूप में भी स्वस्थ होगा। गांधी ने सर्वोदय समाज में संपत्ति के स्वामित्व और वितरण की समस्या का भी समाधान किया। पूंजीवादी चिंतन यह मानता है कि संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व है। समाजवादी चिंतन का यह विचार है कि संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व है। इसके विपरीत गांधी ने आध्यात्मिक और नैतिक तर्क का प्रयोग करते हुए कहा कि संपत्ति पर ईश्वर का स्वामित्व है और व्यक्ति केवल संपत्ति का संरक्षक मात्र है। इसलिए व्यक्ति को अपरिग्रह का विचार अपनाना चाहिए। जो संपत्ति उसके उपयोग से अत्यधिक है उसे वह दान कर दे। और दान के अनेक प्रकार हैं, जैसे श्रम दान, भूमि दान, ग्राम दान। गांधी के सर्वोदय के इसी विचार को सामुद्रिक वृत्त और सैनिक सर्कल का नाम दिया है, या जिसके अनुसार समुद्र की छोटी लहर बड़ी लहर का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज की प्रत्येक छोटी इकाई बड़ी इकाई की भलाई के लिए प्रयास करेंगे। सर्वोदय और समाजवाद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज्य में लिखते हुए कहा गया कि एक आदर्श समाज की निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर निर्मित होगी। एक में मानव का सर्वोच्च स्थान, दूसरा शारीरिक श्रम, तीसरा समानता,
चौथा संरक्षकता ट्रस्टीशिप। पाँचवें विकेंद्रीकरण। छठा स्वदेशी। सातवें स्वावलंबन। आठवें सहयोग। नौवें सत्याग्रह। 10वें सर्वधर्म समभाव। 11वें पंचायती राज। 12वें नई तालीम नई शिक्षा प्रणाली। समाजवादी भी समाज में आर्थिक समानता के इच्छुक है, परंतु समाजवादियों के द्वारा संसाधनों के वितरण के लिए एक शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया गया, जबकि गांधी ने कहा कि शक्ति का केंद्रीकरण सदैव घातक और हिंसात्मक होता है, चाहे वह राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो या आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो। समाजवादी मूलतः सर्वहारा के उत्थान के समर्थक थे, इसीलिए उनके विचार में पूंजी और श्रम के बीच का संघर्ष विद्यमान है, जबकि गांधी सभी के उदय की बात करते थे। समाजवादी सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक और राजनीतिक साधनों के समर्थक थे, जबकि गांधी ने आत्म परिवर्तन और नैतिक परिवर्तन के द्वारा समाज में बदलाव का प्रयास किया। गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर ने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के लिए जातिवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समूल विनाश होना चाहिए, जिसके पश्चात छुआछूत स्वाभाविक रूप में समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के उत्थान के समर्थक थे, जिस पर मार्क्सवाद के प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि बिना संघर्ष के अधिकार प्राप्त नहीं होते, और दलित के रूप में वह छूते वर्ग और पिछड़े वर्गों को शामिल कर रहे थे। जबकि गांधी ने हरिजन आंदोलन आरंभ किया और उनके अनुसार सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान है, इसीलिए नैतिक और आत्म परिवर्तन के द्वारा छुआछूत समाप्त होगा और यह दायित्व ऊंची जातियों का है। डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और सामूहिक खेती के पक्षधर थे, जबकि गांधी के अनुसार राज्य शक्तिशाली होने के बजाय विकेंद्रित होना चाहिए, जो गाँव के संघ के रूप में विकसित किया जाएगा। गांधी भारत के सामाजिक परिवर्तन के लिए संसदीय लोकतंत्र और दल प्रणाली को समाप्त करना चाहते थे, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क था कि भारत में संविधान, संसदीय लोकतंत्र और दल व्यवस्था के द्वारा ही परिवर्तन संभव है। स्वराज्य हिंद स्वराज्य लिखते हुए गांधी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। उनके अनुसार आधुनिक सभ्यता मूलतः भौतिकवादी है और इसी आधुनिक सभ्यता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को स्वार्थी और प्रतिस्पर्धा के रूप में चित्रित किया गया, जो हॉब्स के विचारों से ही पश्चिमी चिंतन में दिखाई देता है। आधुनिक सभ्यता में राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण संसदीय शासन के रूप में हुआ, आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण बड़े बड़े उद्योगों और शहरों में हुआ। इसी शक्ति के केंद्रीकरण का परिणाम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के रूप में देखा गया। इसी आधुनिक सभ्यता का परिणाम उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद है, जिसमें मूलतः भौतिक स्थान और उपलब्धि पर बल प्रदान किया गया। गांधी के द्वारा आधुनिक सभ्यता की यह आलोचना पश्चिमी विश्व में भी सुनाई दे रही है, जहां माइकल शूमाकर ने स्मॉल इन ब्यूटीफुल नामक किताब लिखी। अर्ने नेस ने गहरी परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी का विचार दिया, जिन्होंने आधुनिक जीवन शैली को उपभोक्तावादी कहा, जिसके परिवर्तन की आवश्यकता है, जबकि गांधी ने यह विचार पहले ही दिया कि था कि गांधी ने रेल, वकील और डॉक्टर को आधुनिक सभ्यता का परिणाम माना। आधुनिक सभ्यता की विरोधी स्वराज्य का मूल अभिप्राय है, और स्वराज्य का आशय है आत्मनियंत्रण, नैतिक उत्थान, स्वतंत्रता में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। लेनिन के दल का सिद्धांत। लेनिन ने साम्यवादी दल को सर्वहारा वर्ग की अग्रपंक्ति वैनगार्ड के रूप में चित्रित किया, जो साम्यवादी दल का सबसे प्रशिक्षित और प्रमुख भाग है। लेनिन ने यह माना कि सर्वहारा वर्ग में स्वतः स्फूर्त रूप में वर्ग चेतना का विकास नहीं होगा, अपितु वर्ग चेतना के निर्माण हेतु साम्यवादी दल के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, तभी क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ के रूप में परिवर्तित होगा। लेनिन ने कहा कि साम्यवादी दल साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करेगी, और लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध को पूंजीवादी राज्यों के बीच अफ्रीका के संसाधनों को लूटने की प्रतिस्पर्धा कहा। यही वह अवसर है जब पूंजीवादी के विनाश के लिए एशियाई अफ्रीकी देशों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। इसी साम्यवादी दल के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित किया जाएगा और दल संगठित
अनुशासनबद्ध होगा। और लेनिन ने पूंजीवादी देशों की भांति प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली को खारिज कर दिया। मिलोवान जिलास ने किताब न्यू क्लास लिखी ने साम्यवादी दल की आलोचना करते हुए कहा कि यह सर्वहारा का अधिनायकत्व नहीं था, अपितु सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व था। इसीलिए सर्वहारा वर्ग के नाम पर साम्यवादी दल का प्रभुत्व स्थापित हो गया और बाद में यह स्टालिन से व्यक्ति पूंजी के रूप में परिवर्तित हो गया, जो फिलहाल चीन में दिखाई देता है। और यह विडंबना ही कही जाएगी कि मार्क्सवाद के नाम पर अधिनायकत्व थोप दिया गया और अस्थायी हो गया। मिचेल्स ने जर्मन समाजवादी पार्टी का अध्ययन करते हुए कहा कि जर्मन समाजवादी पार्टी में सर्वहारा का अभाव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल, चाहे वह समाजवादी हो या कोई अन्य दल हो, विशिष्ट लोगों का संगठन है, क्योंकि किसी भी संगठन में आम जनता के लिए कोई स्थान नहीं होता। संगठन में केवल मुट्ठी भर विशेषज्ञ व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है। इसीलिए मिचेल्स का प्रसिद्ध कथन है कि जहाँ भी संगठन है वहाँ गूढ़तंत्र, ओलिगार्की है, और यह एक लौह नियम है। एशिया में मार्क्सवादी। फर्स्ट में मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का विचार देते हुए कहा कि यूरोपीय समाज और इतिहास स्वाभाविक रूप में गतिशील है, जबकि एशियाई समाज को मार्क्स ने गतिहीन या स्थैतिक कहा है। मार्क्स ने कहा कि एशियाई स्थैतिक समाज को गतिशील बनाने के लिए बाह्य शक्तियों की आवश्यकता होगी, और उसने कहा कि उपनिवेशवाद के द्वारा एशिया में पूंजीवाद का विकास होगा, उसके बाद ही या तत्पश्चात साम्यवादी क्रांति होगी। लेनिन ने मार्क्स के इस विचार को परिवर्तित करते हुए कहा कि उपनिवेशवादी शक्तियाँ एशिया में पूंजीवाद का विकास नहीं कर रही है और दूसरी ओर एशिया के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का विनाश कर रही है, और इसी उपनिवेशवाद के कारण पूंजीवादी देशों में साम्यवादी क्रांति भी नहीं हो पा रही है। माओ ने मार्क्सवादी विचारों का चीन में एक विशिष्ट प्रयोग किया, क्योंकि चीन का समाज सामंतवादी था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसीलिए उसने भौतिक तत्वों और चेतना के बीच के विवाद को हल करते हुए कहा कि क्रांति के लिए चेतना या विचारों की अधिक आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा किसी भी भौतिक परिस्थिति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। माओ ने कहा कि क्रांति कोई एक घटना नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, और उसके अनुसार समाज में दो प्रकार के अंतर्विरोध कंट्राडिक्शन विद्यमान होते हैं। एक में एंटोगिनिस्टिक कंट्राडिक्शन समाधान अंतर्विरोध, और नॉन एंटोगिनिस्टिक कंट्राडिक्शन गैर समाधान अंतर्विरोध। माओ ने कहा चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति सामंत और किसान के बीच का विरोध समाप्त हो गया, परंतु आम जनता के बीच अभी भी अंतर्विरोध विद्यमान है, जिसके समाधान हेतु सतत क्रांति की आवश्यकता होगी या स्थायी क्रांति की। इसी आधार पर उसने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के शासन को अस्थायी बना दिया। अतः राज्य के समाप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वह क्रांतिकारी होने के नाते अत्यधिक व्यवहारिक रणनीति का प्रयोग कर रहा था। इसीलिए वह पहला मार्क्सवादी था जिसने कहा किसान क्रांति के नायक होंगे और गांव क्रांति का केंद्र होगा। और उसने तो यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार सभी नगर गांव से घिरे हुए हैं, उसी प्रकार सभी पूंजीवादी राज्य विकासशील देशों या एशियाई अफ्रीकी देशों से घिरे हुए हैं। जिस प्रकार किसान नगरों में क्रांति करेंगे, उसी प्रकार एशिया अफ्रीका के सामूहिक प्रयासों के द्वारा पूंजीवादी देशों का विध्वंस कर दिया जाएगा। उसने वर्ग का भी विस्तार कर दिया और कहा कि चीन में किसान, मजदूर, छोटे बुजुर्ग और राष्ट्रीय बुजुर्ग सर्वहारा वर्ग में शामिल होंगे, जबकि शोषणकारी वर्ग में सामंत, पूंजीपति है और साम्राज्यवादी है। माओ ने चीन में समाजवाद को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया, परंतु 1979 में डेंग सियाओपिंग ने साम्यवादी दल के महासचिव बनने के बाद चीन में आधुनिकीकरण के नाम पर बाजारवादी समाजवाद का प्रयोग किया गया, जहां बाजार के द्वारा उत्पादन को प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने का प्रयास किया गया, परंतु सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और एक दल का प्रभुत्व चीन में बना रहा।
रेमंड लोटा जैसे विचारक मानते हैं कि चीन में समाजवाद के बजाय बाजारवाद हावी है, जबकि चीन का तर्क है कि आज भी राज्य निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा प्रदान कर रहा है। सार्वजनिक उद्यमों पर राज्य का नियंत्रण है तथा व्यापारिक घरानों की संपत्ति को केंद्रीकरण को रोकने के लिए सिनपिंग के द्वारा कठोर उपाय अपनाए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि 1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचोव के द्वारा यही सुधार पेरेस्त्रोइका पुनर्संरचना और ग्लासनोस्ट खुलापन के नाम पर अपनाया गया, परंतु सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक सुधार दोनों अपनाए गए जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बने। उत्तर कोरिया में कोई सुधार नहीं अपनाया गया, परिणाम स्वरूप उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है। वियतनाम 1970 के दशक में साम्यवाद का प्रतीक था जो धूर बाजारवाद की तरफ अग्रसर हो गया। नव मार्क्सवाद एक में 1970 के दशक, दूसरा यूरोप, तीसरा अमेरिका। कल्याणकारी राज्य उद्योगों की प्रकृति में परिवर्तन, पर्यावरण, लिंग, प्रजाति, लोकतांत्रिक में पूंजीवाद, तकनीकी समाधान, वैज्ञानिक समाधान। पूर्वी यूरोप, सोवियत संघ, चीन, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, दूसरा एक दल का शासन। मार्क्सवाद में भौतिकवादी, वैज्ञानिक, वर्ग संघर्ष, आर्थिक नियतिवादी, पूंजीवादी, अतिरिक्त मूल्य। नव मार्क्सवाद में मानववादी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, विचार, चेतना, पूंजीवाद व्यवस्था, अलगाव, बड़ाईपन। नव मार्क्सवादियों का विचार फ्रैंकफर्ट स्कूल से प्रभावित है, जिन्होंने कहा कि मार्क्स के विचार मार्क्सवाद को समझने के लिए एक आरंभिक बिंदु है, पूर्ण और समग्र चिंतन नहीं है। फ्रैंकफर्ट स्कूल का संबंध किसी राजनीतिक विचारधारा या दल से नहीं है, जिनके अनुसार पूंजीवाद और मार्क्सवाद दोनों को आलोचनात्मक रूप में देखने की आवश्यकता है। क्रिटिकल थ्योरी। नव मार्क्सवादी मार्क्स द्वारा लिखे गए फिलोसफिकल एंड इकोनॉमिकल मैन्युस्क्रिप्ट से प्रभावित है, जिसे पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। इसके अलावा जॉर्ज ल्यूकास और अल्थ्यूसर ने नव मार्क्सवादी विचारों का निर्माण किया है, और इसके अतिरिक्त नव मार्क्सवादी चिंतन के समकालीन विचारकों में हेबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूज और एरिक फ्रॉम के विचार उल्लेखनीय हैं। नव मार्क्सवादी की अधिसंरचना का विश्लेषण। एनालिटिक्स ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। एक में मार्क्स के परंपरागत चिंतन का मूल आधार अर्थव्यवस्था है, जबकि नव मार्क्सवादी राज्य नौकरशाही विचारधारा के अध्ययन पर प्रभावी बल देते हैं, जो अधिरचना सुपरस्ट्रक्चर का भाग है। मार्क्सवादी और विशेषकर नव मार्क्सवादियों के द्वारा अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के बजाय राज्य प्रशासन, विचारधारा और धर्म के केंद्रीकरण महत्व दिया गया है। एक में अधिरचना, दूसरा राज्य का विचार। नव मार्क्सवादियों की राज्य का विचार। रॉल्स मिलीबैंड की किताब स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। रॉल्स मिलीबैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विचारधारा को अस्वीकृत करते हुए कहा कि राज्य कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता, अपितु राज्य ने नौकरशाही के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका और राजनीतिक दल जैसे नवीन संरचनाओं के द्वारा शोषण किया जा रहा है। मिलीबैंड की यह मान्यता है कि राज्य पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का एक उपकरण है। निकोस पुलंजा की बुक पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। मार्क्स में अधिरचना आधार में विचारधारा, राज्य सरकार, धर्म। मिलीबैंड में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अधिरचना आधार, दल, दबाव समूह। एक में रॉल्स मिलीबैंड के नव मार्क्सवाद के राज्य के इस विचार को राज्य का इंस्ट्रूमेंटलिस्ट उपकरणवादी कहा जाता है, जिसके अनुसार सिविल सेवकों और पूंजीपतियों के बीच एक आंतरिक गठजोड़ विद्यमान होता है, क्योंकि सिविल सेवकों के रूप में एक नया प्रबंधक वर्ग पूंजीपतियों को प्राप्त हुआ, जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी पूंजीपतियों के समान है। यह भी उल्लेखनीय है कि पूंजीवादी राज्य के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के द्वारा भी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली पर आवरण पैदा कर देता है। इसीलिए रॉल्स मिलीबैंड ने रॉबर्ट ढाल के उस विचार को स्वीकार कर दिया, जिसमें राज्य को विभिन्न समूहों के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाने वाली तटस्थ संस्था के रूप में उल्लेखित किया गया। जबकि मार्क्सवादी या रॉल्स मिलीबैंड का यह दृढ़ मत है कि पूंजीवादी राज्य न तो तटस्थ हो सकता है न कल्याणकारी। मैकियावेली में राज्य राजनीतिक, दूसरा अर्थव्यवस्था से
पूर्ण स्वायत्तता। नव मार्क्सवाद एक में राज्य अर्थव्यवस्था से सापेक्षिक स्वायत्तता, दूसरा आंशिक रूप से स्वायत्तता, चौथा तीसरा अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अनेक कारण, राजनीति, धर्म, विचारधारा। मार्क्स में आर्थिक पूर्ण निर्भर अर्थव्यवस्था। निकोस पुलंजा की अनेक रचनाएं, राजनीतिक, वैधानिक, वैचारिक, तकनीकी, आर्थिक। मार्क्स में राज्य सरकार अधिरचना, अर्थव्यवस्था आधार। निकोलस पुलंजा बिना मार्क्सवादी है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव को विश्लेषित करने का प्रयास किया। निकोलस पुलंजा संरचनावादी कहलाते हैं क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाओं के समग्र विश्लेषण का प्रयास करते हुए, परंतु वे मार्क्स की मान्यताओं से पूर्णतः सहमत नहीं हैं, क्योंकि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को ही समाज की मूल संरचना के रूप में व्यक्त किया जिस पर अन्य संरचनाएं निर्भर है। इसके विपरीत निकोलस पुलंजा का तर्क है कि समाज में आर्थिक संरचनाओं के अलावा वैधानिक, राजनीतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक संरचनाओं का भी समानांतर महत्व होता है। इसीलिए निकोलस पुलंजा रॉल्स मिलीबैंड के मत से भी सहमत नहीं है, क्योंकि रॉल्स मिलीबैंड के विश्लेषण का केंद्र राज्य सरकार, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जबकि निकोलस पुलंजा ने समूची सामाजिक व्यवस्था संरचना के अध्ययन पर बल प्रदान किया। इसी विमर्श डिबेट को उपकरणवादी या संरचनावादी के बहस के रूप में चित्रित किया जाता है। पूंजीवाद की नवीन विसंगति, विरोधाभास, अवलिक चुनौतियाँ। एक में मार्क्सवादियों की भांति नव मार्क्सवादी भी पूंजीवाद के विध्वंस के समर्थक हैं, और नव मार्क्सवादी में हैबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूस जैसे विचारक पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक विरोधाभासों को प्रकट करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस ने वन डायमेंशनल मैन लिखते हुए कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का जीवन सर्वांगीण नहीं है, अपितु यह केवल उपभोक्ता बन गया है। एरिक फॉर्मेन ने लिखते हुए कहा कि फियर ऑफ फ्रीडम, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बुक में कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का जीवन वस्तु जैसा हो गया है, इसीलिए उसकी स्वतंत्रता, सृजनात्मक जीवन ही समाप्त हो गया है। हर्बर्ट मार्क्यूस ने यहाँ तक कहा कि व्यक्ति का स्वभाव भेड़ जैसा होता जा रहा है और व्यक्ति की आत्मा कार में बस गई है। अमूलवादी लोकतंत्र, रेडिकल डेमोक्रेसी। एक में नव मार्क्सवादी मार्क्स के अलावा हीगल के विचारों और फ्रायड के मनोविज्ञान से अत्यधिक प्रभावित है, जिसका यह स्पष्ट अभिप्राय है कि नव मार्क्सवादी आर्थिक नियतिवादी के समर्थक नहीं है, और उन्होंने यह भी माना कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग तैयार नहीं है। इसीलिए अल्पसंख्यक, लेस्बियन जैसे समूहों को क्रांति के लिए तैयार किया जाएगा, परंतु ये वर्ग संघर्ष राज्य के विध्वंस के बजाय राज्य को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने के समर्थक है। नव मार्क्सवादी विचारकों के ही परिणाम स्वरूप नवीन सामाजिक आंदोलनों का विकास हुआ, जिनके माध्यम से नौकरशाही राजनीतिक दल पूंजीवाद के विरुद्ध आम जनता को लामबंद इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। मार्क्सवाद नव मार्क्सवाद के बीच संबंध। मार्क्सवादी विचार प्रौढ़ मार्क्स के विचारों पर आधारित है, जबकि नव मार्क्सवादी विचार युवा मार्क्स के विचारों पर आधारित है। और मैक्लीलैंड ने लिखते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों की मूल समस्या पूंजीवाद से है, और युवा मार्क्स ने समस्या उजागर किया और प्रौढ़ मार्क्स ने उसका समाधान किया। अल्थ्यूसर प्रौढ़ मार्क्स को ही मूल मार्क्स मानते हैं। इनके अनुसार मार्क्सवाद का अवश्य वैज्ञानिक, भौतिकवादी और वर्ग संघर्ष का समर्थक है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की प्राप्ति के साधन। दूसरा ऑन्टोलॉजी, तत्व मीमांसा, ज्ञान की मूल विषय वस्तु। अल्थ्यूसर ने कहा कि युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स विचारों के बीच एक ज्ञान मीमांसा अंतराल है। अल्थ्यूसर मार्क्स की भांति संरचनावादी है, परंतु यह मानता है कि समाज में राजनीतिक, वैधानिक, वैचारिक और आर्थिक अनेक प्रकार की संरचनाएं विद्यमान होती हैं, और इस सभी प्रकार की संरचनाओं का प्रभाव होता है। और यहीं पर अल्थ्यूसर ने नियतिवादी डिटरमाइनिंग और प्रभुत्ववादी डोमिनेटिंग के बीच अंतर करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था निर्धारक होती है, परंतु अनेकों बार अर्थव्यवस्था के अलावा राजनीतिक, वैधानिक कारक भी प्रभुत्वकारी बन जाते हैं। निष्कर्ष, मार्क्सवाद के समूचे विचार में एक निरंतरता दिखाई देती है, जिनका मूल केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था का परिवर्तन करना या विध्वंस करना है। इसके
इसके लिए परिस्थितियों के अनुसार साधनों का पृथक प्रयोग संभव है। समाजवाद सोशलिज्म, समुदाय समूहवाद कलेक्टिविज्म। तीसरा आर्थिक समानता। चौथा उत्पादन के साधनों पर समुदाय का नियंत्रण। प्राचीन बंधुत्व। कल्पनालोकी समाजवादी मार्क्सवादी इंग्लैंड। औद्योगिकरण शहरीकरण गरीबी विषमता बुद्धिजीवी वर्नाडास ब्रिटिश वेबे हेनरी वेब। फेबियस सोसाइटी। फेबियस सोसाइटी एक में रोम फेबियस का केटर। दूसरा युद्ध की रणनीति कर्मी गृह अवसर। समाज का परिवर्तन माध्यम लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण संवैधानिक। समाजवाद गिल्ड समाजवाद एक में JDH कोल एक में उत्पादन की इकाइयाँ। दूसरा दूध लकड़ी कपड़े गिल्ड। तीसरा गिल्ड में एक मजदूर में आर्थिक संसद और राजनीतिक संसद। समाजवाद में श्रम संघवादी समाजवाद सिंडिकुलिज सोशलिज्म जॉर्ज सोरेल। रिफ्लेक्शन ऑन रिवॉल्यूशन पूंजीवाद का विनाश। समाजवाद एक बिखरी हुई टोपी। CEM जॉर्ज के प्रसिद्ध कथन है कि समाजवाद एक ऐसी हैट टोपी है जिसका प्रयोग इतने लोगों ने किया है कि इसका आकार ही बिगड़ गया है। उनके अनुसार समाजवाद जर्मनी में विकासवाद या संशोधनवाद के रूप में जाना गया, जबकि इंग्लैंड में समाजवाद के इसी स्वरूप को फेबियनवाद भी कहा नाम दिया गया। उनके अनुसार समाजवाद जर्मनी में विकासवाद या संशोधनवाद के रूप में जाना गया, जबकि इंग्लैंड में समाजवाद के इसी स्वरूप में फेबियनवाद का नाम दिया गया, जहां लोकतांत्रिक और संवैधानिक माध्यमों से समाजवाद की प्राप्ति संभव है। इंग्लैंड में गिल्ड समाजवादियों ने पूंजीवाद पर अंकुश लगाने के लिए गिल्ड को कारखाना पद्धति के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसीलिए दो संसद के निर्माण का भी समर्थन किया गया और संसदीय शासन में सुधार हेतु प्रार्थनात्मक प्रतिनिधित्व का पक्ष लिया गया। फ्रांस के समाजवाद से मार्क्स भी अत्यधिक प्रभावित था और फ्रांसीसी समाजवाद के साथ क्रांतिकारी स्वरूप सदैव शामिल रहा, जिसे श्रम संघवादियों ने आगे बढ़ाया। और जॉर्ज सोरेल का प्रसिद्ध कथन है कि समाज में एक मिथक पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि शोषण के विरुद्ध हिंसा आवश्यक नहीं है, बल्कि परंतु नैतिक है। समाजवाद के सभी रूपों में भेद का मूल कारण उनके लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, अपितु उनके द्वारा अपनाए गए साधन है, क्योंकि सभी समाजवादियों के मूल लक्ष्य एक समान है, जिसमें आर्थिक समानता और उत्पादन के साधनों पर समुदाय के नियंत्रण का समर्थन किया जाता है। समाजवाद क्रांतिकारी या संवैधानिक अविकासवादी। एक में समाजवाद एक प्रगतिशील और नैतिकवादी विचारधारा है, क्योंकि समाज में से विषमता एवं शोषण की समाप्ति समाजवादियों का मूल लक्ष्य है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्क्स के द्वारा क्रांतिकारी तरीके का समर्थन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रांति ही समाज में सभी प्रकार के परिवर्तनों की दाई है। मार्क्स का विचार आमूलवादी या रेडिकल है, क्योंकि वे राज्य सरकार धर्म सभी के विरोधी हैं। दूसरा, मार्क्सवाद के क्रांतिकारी स्वरूप का प्रयोग सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम के द्वारा अपनाया गया, परंतु मार्क्स के समाजवादी विचारों के साथ सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का विचार मार्क्सवाद की एक विसंगति बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और विश्व के अन्य देशों में लोकतांत्रिक समाजवाद प्रभावी हुआ और उदारवादी व्यवस्थाओं ने इसे कल्याणकारी राज्य के नाम पर स्वीकार कर लिया, जिसका प्रयोग भारत में भी किया गया। और यह वास्तविक मुद्दा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद व्यवहारिक रूप में ज़्यादा सफल सिद्ध हुआ और पूंजीवाद के खात्मे समाप्त के बाद इसके सुधार का प्रयत्न किया गया तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के स्थान पर लोकतांत्रिक साधनों का सहारा लिया गया। लोकतांत्रिक समाजवाद में समानता के साथ स्वतंत्रता का भी संयोजन देखा गया। इसीलिए स्कैंडिनेवियन देशों में अत्यधिक समानता होने के पीछे लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य
समाजवाद का मुख्य योगदान है, जहाँ समाज के परिवर्तन हेतु हिंसात्मक साधनों को अस्वीकार कर दिया गया। भारत में समाजवादी, मार्क्सवादी एवं वैज्ञानिक लोकतांत्रिक समाजवाद, नेहरू फेबियन सोशलिज्म, संसद संविधान, राज्य नियंत्रित उद्योग, शांतिपूर्ण लोकतंत्र समाज का समाजवादी ढांचा। भारत में समाजवादी जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश में कांग्रेस समाजवादी, तीसरा गांधीवादी, दल विहीन लोकतंत्र, पांचवा विकेंद्रित शासन, छठा संपूर्ण क्रांति। राम मनोहर लोहिया में मार्क्सवादी, अप्रासंगिक भारत समाज, जातीय समाजवाद, गांधी विकेंद्रित शासन, शोषण में जाति, क्रम, लिंग, रंग, साम्राज्यवाद, पिछड़ी जातियों में राजनीतिक इकट्ठा। इक्कीसवीं शताब्दी में समाजवाद की प्रासंगिकता। वर्तमान विश्व उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण से आच्छादित है और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद समाजवाद का आकर्षण समाप्त होने लगा और थैचरवाद और रीगनवाद की नीतियों से समूचे विश्व में बाजारवाद को बल प्राप्त हुआ। दूसरी ओर पूंजीवाद भी संकटग्रस्त है और 2008 के बाद यूरोप और अमेरिका आर्थिक मंदी से प्रभावित है, जिसे यूक्रेन संकट ने और गहरा बना दिया है। समाजवाद की प्रासंगिकता। मार्क्स के इस कथन से समझी जा सकती है कि विश्व में शोषण नहीं अपितु शोषण के रूप परिवर्तित हो रहे हैं और चीन ने समाजवाद का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है, जिसे बाजारवादी समाजवाद कहा जाता है। और एंथोनी गिडिन्स ने कहा कि समकालीन विश्व में उदारवाद और समाजवाद के बीच एक मध्यम मार्ग की तलाश आवश्यक है, जिसमें उदारवादी चिंतन से बाजारवादी व्यवस्था की प्रतिस्पर्धा एवं कुशलता को महत्व दिया जाएगा, जबकि समाजवाद से सामुदायिक नैतिकता का विचार लिया जाएगा। इसीलिए 21वीं शताब्दी में समाजवाद एक दलीय प्रभुत्व के रूप में सफल होगा और यह संदेहास्पद है। मार्क्सवाद का उदय पूंजीवाद के विरुद्ध हुआ था और वर्तमान दौर में भी पूंजीवाद संकटग्रस्त है, परंतु इस समस्या के समाधान के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद का विकल्प ज़्यादा प्रभावी है, जो विश्व में अनेक भागों में कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। समकालीन विश्व में पूंजीवादी के संकटग्रस्त होने से साम्यवादी क्रांति का विचार व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान में सर्वहारा वर्ग के बजाय प्रबंधकों का दौर आ गया है। मैनेजरियल रिवॉल्यूशन बाय जेम्स ब्रहमन। कोविड-19 के बाद वर्तमान डिजिटल दौर में व्यापारी घरानों के हाथों में संपत्ति के केंद्रीकरण में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसे नियंत्रित करने के लिए थॉमस piketty ने लग्जरी टैक्स लगाने का समर्थन किया है। संयुक्त राज्य संघ द्वारा प्रकाशित मानवाधिकार सूचकांक हंगर इंडेक्स से विश्व में विद्यमान विषमता उजागर होती है, जो समाजवाद की प्रासंगिकता प्रदर्शित करता है। एंथोनी गिडिन्स। पूंजीवाद प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता, क्षमता और समाजवाद में नैतिकता, समुदाय, व्यक्ति की आवश्यकता पर बल। वर्कफेयर। समाजवाद में साम्यवाद में पूर्ण अवस्था रोमांटिक, दूसरा राज्य का अभाव, तीसरा सरकार अनुपस्थित, चौथा धर्म। समाजवाद में लोकतांत्रिक समाजवाद सर्वहारा वर्ग का अधिकार। लेनिन मजदूर सर्वहारा का केंद्र साम्राज्यवाद, तीसरा भौतिक परिस्थितियाँ प्लस विचार प्लस साम्राज्यवाद प्लस दल और क्रांतिकारी, चौथा शहर। माओ किसान, दूसरा विरोध का सिद्धांत, चेतना विचार, चौथा गांव। क्वेश्चन। राज्य वर्ग प्रतिद्वंद्विता की असमाधानीयता का परिणाम है। लेनिन। मार्क्स लेनिन। 19वीं शताब्दी का मार्क्स लेनिन। राज्य पूंजीवादी, पूंजीपति सर्वहारा वर्ग से समाधान नहीं, विनाश पूंजीवाद। चौथा रूस की क्रांति, साम्राज्यवाद। पांचवी यूरोप, अंतर्राष्ट्रीय क्रांति। क्वेश्चन। मार्क्स के आर्थिक मानव का विचार स्पष्ट कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मार्क्स ने व्यक्ति को केवल वर्ग विशेष की को सदस्य मान लिया है? आर्थिक मानव में मानव अर्थव्यवस्था, सर्वहारा पूंजीवाद, अतिरिक्त मूल्य अर्थव्यवस्था में विनिमय मूल्य, राज्य सरकार, धर्म, दास, सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद।
फांसीवाद, फांसीज्म, उदारवादी या समाजवाद, एक में तार्किकता, मानववादी, सार्वभौमिकता, पंथनिरपेक्षवाद, प्रगतिशील विचारधारा। जर्मनी में नीत्शे, हर्डर, राष्ट्र शक्ति, नीत्शे मतलब शक्ति। इटली में पैरेटो, वैगनर, दूसरा वैगनर, इंग्लैंड चेम्बरलिन, आर्य, वैगनर मतलब प्रजातियों की श्रेष्ठता, आर्य। फांसीवाद, एक में तार्किकता, उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों विचारधारा के साझे लक्षण हैं, इसीलिए उन्होंने परंपराओं, प्रथाओं और रूढ़ियों को अस्वीकार कर दिया और राज्य को दैवीय सत्ता नहीं माना अपितु मानव निर्मित संस्था के रूप में चित्रित किया। दूसरा, इन दोनों विचारधाराओं के केंद्र में मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा को केंद्रीय महत्व दिया है। उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों यह दावा करते हैं कि उनके विचार समूचे विश्व के लिए प्रासंगिक है, जिसका प्रयोग प्रत्येक देश, काल और परिस्थिति में किया जा सकता है। इनकी मान्यताओं जाति, धर्म, भाषा जैसे विचारों से सीमित नहीं है। तीसरा, मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों भौतिकवादी विचार है, इसीलिए इनका सरोकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। इनके चिंतन में ईश्वरीय अथवा पारलौकिक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है, जब इसीलिए इनका चिंतन पंथनिरपेक्षवादी कहलाता है। चौथा, दोनों विचारधाराएं भविष्य लक्ष्य हैं, जिनके अनुसार तर्क और विवेक के आधार पर भविष्य के राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। इन्होंने मानवीय उत्थान पर बल दिया, इसके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय को पक्ष लेते हैं। राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इटली 1920 का दशक, 2 अक्टूबर 1970, तीसरा ग्रामसी श्रमिकों का आंदोलन, वर्ग का आंदोलन। चौथा, आर्थिक मंदी, पूंजीवादी रोजगार। जर्मनी में पढ़ा लिखा हिटलर की पार्टी, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्क पार्टी, नाजीवाद फांसीवाद का दूसरा रूप है। दूसरा में 1930 आर्थिक मंदी, तीसरा में साम्यवादी आंदोलन, चौथा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक में फांसीवादी विचार ने अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जिसका अभिप्राय है कि विश्व में प्रत्येक राष्ट्र एक समान नहीं है अपितु इटली अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ है। फांसीवादी राष्ट्र का महिमा मंडित करते हैं, जो व्यवहारिक रूप में व्यक्ति पूजा में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए एक शक्तिशाली नेता होने चाहिए। और यह विचार नीत्शे मतलब पावर के सुपरमैन पर आधारित है प्रतीत होता है। दूसरा, राष्ट्र की सर्वोच्चता मानने का परिणाम है कि राष्ट्र के अंदर कोई भी अन्य समूह जैसे विश्वविद्यालय, चर्च राष्ट्र के अधीन है। और फांसीवादी वुडरो विल्सन तथा उनके द्वारा स्थापित राष्ट्र लिंग के विचारों के विरोधी थे, इसीलिए फांसीवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी विरोधी थे। और मुसोलिनी का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति को आज्ञा पालन करना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए और लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फांसीवादी उदारवादी मान्यता के कई आलोचक हैं, जिसमें व्यक्ति को राष्ट्र से ज़्यादा महत्व दिया गया, तथा वे मार्क्सवाद के भी विरोधी हैं, जिसमें वर्ग को प्राथमिकता दी गई। फांसीवाद में सामूहिक पहचान में भाषा, धर्म, प्रजाति, भाषा। फांसीवाद में जैविक व्यक्ति या ईश्वर, विशाल सुपरमैन, शरीर या व्यक्तित्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भाषा, धर्म, सभ्यता। हिटलर का राष्ट्र उदारवाद, में सामूहिक पहचान, दूसरा संविधान, सीमित प्रशासनिक ढांचे, डी में राजनीति, अंतर्राष्ट्रीयवाद, एक में हितों के बीच सामंजस्य संबंध। फांसीवाद तर्क बुद्धि विरोधी विचार के रूप में, एक में उदारवाद और मार्क्सवाद तार्किकता पर आधारित प्रगतिशील विचार है, जबकि फांसीवादी जॉर्ज सोरेल तथा नीत्शे से प्रभावित है, जिनके अनुसार मानवीय जीवन का मूल मार्ग शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा है। और इन्हें पुनरुत्थानवादी अथवा प्रगामी विचारक रिग्रेसिव कहा जाता है। मुसोलिनी ने इटली के रोम साम्राज्य के अतीत के गौरव को पुनः स्थापित करने का नारा दिया, जबकि हिटलर ने रक्त और भूमि, ब्लड एंड सॉइल के विचार का नारा दिया। और हिटलर ने वेगनर और चेम्बरलिन के विचारों से प्रभावित होते हुए कहा कि आर्य प्रजाति सर्वश्रेष्ठ है और आर्य प्रजाति का ही शासन समूचे विश्व पर होना चाहिए। और हिटलर ने कहा कि विश्व में 3 प्रकार की प्रजातियां हैं, एक में
सभ्यता का निर्माण करने वाली आर्य प्रजाति, दूसरा सभ्यता का विनाश करने वाली। और हिटलर ने कहा विश्व में 3 प्रकार की प्रजातियां, एक में सभ्यता का निर्माण करने वाली आर्य प्रजाति, दूसरा सभ्यता का विध्वंस करने वाली यहूदी प्रजाति और तीसरा अन्य प्रजाति सभ्यता धारण करने वाली है। हिटलर के विचारों से अंधराष्ट्रवाद का विचार प्रमाणित होता है, जहां अल्पसंख्यक यहूदियों का नरसंहार कर दिया गया और जिन्हें राष्ट्र की एकता में एक बाधा माना गया। इसीलिए फांसीवाद ने धर्म विशेष के प्रति एक घृणा पैदा की, जबकि राष्ट्रवादी श्रेष्ठता के नाम पर जर्मनी अपने अन्य राज्यों पर आक्रमण किए, क्योंकि हिटलर का कथन था कि शांति कायरो का सपना है और राष्ट्र का विस्तार उसके जीवन मरण का प्रश्न है। उसने सदैव राष्ट्र की भौगोलिक सीमा को विस्तार का नारा दिया। फांसीवाद लोकतंत्र, स्वतंत्रता और अधिकारों की समाप्ति। हन्ना आरेंट ने फांसीवाद को लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का दुश्मन कहा। उनके अनुसार फांसीवादियों ने अधिनायकवादी शासन या तानाशाही शासन का सबसे विकृत रूप स्थापित किया, जिसे सर्वाधिकारवाद कहा जाता है, जहाँ राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन प्रत्येक क्षेत्र राज्य के द्वारा व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र को आच्छादित कर लिया गया और राज्य ने विश्वविद्यालय, मीडिया, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति सभी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसीलिए आम नागरिकों से यह अपेक्षा की गई जो हिटलर कहे वही एकमात्र सत्य है और उसी का अनुसरण करना है। सब फांसीवादियों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को राज्य में विलीन कर दिया गया, इसीलिए स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप में समाप्त हो गई। तीसरा राष्ट्रवादी विचार को महिमा मंडित करने के कारण राष्ट्र राज्य में ज़्यादा शक्तिशाली बन गया और राष्ट्र के गौरव और शक्ति के नाम पर अल्पसंख्यकों का सफाया हो गया। राज्य के द्वारा आतंक और हिंसा का संगठित प्रयोग किया गया और एक गुप्त पुलिस के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हिटलर की नीतियों के विरोधी थे और उनकी हत्या के द्वारा सभी को आतंकित करने का प्रयास किया गया। और राज्य के द्वारा आतंक और हिंसा का संगठित प्रयोग किया गया और एक गुप्त पुलिस के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हिटलर की नीति के विरोधी थे और उनकी हत्या के द्वारा सभी को आतंकित करने का प्रयास किया गया। और राज्य के द्वारा प्रेरित की गई हिंसा प्याज के छिलके की भांति होती है, जिसकी अनेक परतें होती हैं। अधिनायकवादी ऑथोरिटेरियनिज्म में राज्य सुरक्षा व्यवस्था और हिटलर का सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियनिज्म में ड्रेस कोड, पाठ्यक्रम में आर्य प्रजाति, श्रेष्ठ फिल्में, विश्वविद्यालय, पुलिस, सेना, राज्य। फांसीवाद सिद्धांत या कार्यक्रम एक्शन में उदारवाद और मार्क्सवाद का उद्भव विचारधारा के रूप में हुआ और बाद में इन्होंने व्यवस्था का निर्माण किया, परंतु फांसीवादियों ने पहले सत्ता हड़प लिया, उसके बाद अपने विचार देने शुरू किए। वास्तविकता यह है कि फांसीवादियों का केवल कार्यक्रम था, सिद्धांत नहीं। इसीलिए मुसोलिनी कहा करता था कि हमारे कार्यक्रम के ही सिद्धांत हैं। इन्हें अवसरवादी कहा जाता है क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार ये अपने विचार बदल देते थे। और यह तथ्य हैरान करने वाला है कि हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रीय समाजवादी कहा था। हिटलर का समाजवाद वर्ग और श्रमिकों पर आधारित नहीं, अपितु वो समाजवाद के नाम पर आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता था, क्योंकि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था की आवश्यकता थी। इसीलिए समाजवाद राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा। इसके बावजूद मैकगवर्न ने फांसीवाद के निम्नलिखित सैद्धांतिक आधारों का उल्लेख किया। आदर्शवाद
दूसरा सामाजिक डार्विनवाद, तीसरा तर्क बुद्धि विरोधी विचार, चौथा परंपरावाद। मैकबर्न का बुक है फ्रॉम लूथर टू हिटलर। आदर्शवाद में नैतिकता, राज्य समुदाय की प्राथमिकता, व्यक्ति से राज्य की आज्ञा पालन या अपेक्षा। सामाजिक डार्विनवाद में प्राणी जगत में संघर्ष विद्यमान, समुदाय के बीच संघर्ष, राष्ट्र के बीच संघर्ष। चौथा शक्तिशाली परंपरावाद या रूढ़िवाद या दक्षिणापंथी राइटिस्ट। दक्षिण पथ में विवेक विरोधी, इटली की गौरव प्रजातीय श्रेष्ठता, जटिल बुक है इंटेलेक्चुअल मैनिफेस्टो ऑफ द फैसिज्म, जेंटिल की बुक है। तर्क बुद्धि विरोधी विचारधारा, गोबिनाव प्रजातीय श्रेष्ठता का समर्थक, फांसीवादियों के द्वारा लोकतंत्र का विकल्प। फांसीवाद एक दल संसदीय लोकतंत्र में संविधान, अनेक दल संसद निर्वाचित भौगोलिक आधार पर। मुसोलिनी ने कॉर्पोरेट राज्य के माध्यम से राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। मुसोलिनी लोकतंत्र के प्रबल विरोधी थे, जिसे इटली के ह्रास और पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। इनके अनुसार व्यवस्था का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। इन्होंने प्रक्रियात्मक पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे और उनके अनुसार व्यवसाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। उन्होंने प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व जैसे विचार देते हुए कहा कि इटली में विद्यमान सभी कॉर्पोरेट का प्रतिनिधित्व संसद में सुनिश्चित किया जाएगा, जिस पर अंतिमतः फांसीवादी दल का नियंत्रण होगा और यहाँ केवल एक दल को कार्य करने की अनुमति होगी, जिससे राष्ट्र में विखंडनवादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सके और राष्ट्र और दल के नाम पर इटली में व्यक्ति पूजा का विचार प्रभावी हो गया। इसीलिए स्वतंत्रता, अधिकार, लोकतंत्र की धारणा का स्वाभाविक रूप में विनाश हो गया। पूंजीवाद और फांसीवाद। लास्की ने कहा कि फांसीवाद मूलतः पूंजीवाद है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि जब पूंजीवाद सुरक्षित और स्थायी होता है तो शासन के लिए लोकतांत्रिक माध्यम का सहारा लेता है। इसीलिए पूंजीवादियों के द्वारा संविधान, स्वतंत्रता और विधि के शासन पर बल दिया जाता है। परंतु जैसे ही पूंजीवाद पर संकट आता है, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे संसद और संविधानवाद का विनाश कर दिया तथा लोकतांत्रिक आदर्शों जैसे स्वतंत्रता, अधिकार, समानता का भी परित्याग कर दिया और शासन के लिए बल और शक्ति का प्रयोग किया। पूंजीवाद में संविधानवाद, सहमति, चुनाव, स्वतंत्रता, अधिकार। फांसीवाद में बल, शक्ति, भय के द्वारा आतंक, इंस्टीट्यूशन। लास्की के अतिरिक्त यही विचार मार्क्सवादी भी मानते हैं, जिनके अनुसार फांसीवाद पूंजीवाद का ही दूसरा नाम है, क्योंकि फांसीवादी शासन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध कभी नहीं किया और इटली तथा जर्मनी के सभी पूंजीपतियों का समर्थन मुसोलिनी और हिटलर को प्राप्त था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिकों के द्वारा किए गए आंदोलन से पूंजीपति भयभीत थे और इन्होंने पूंजीवाद को बचाने हेतु फांसीवादियों का खुला समर्थन कर दिया। सर्वाधिकारवाद या फांसीवाद और मार्क्सवाद में यह उल्लेखनीय है कि फांसीवादी जिस सर्वाधिकारवादी शासन का प्रयोग करते हैं, वही शासन रूस में स्टालिन के द्वारा स्थापित किया गया और वर्तमान में चीन में भी ग्रस्त का प्रयोग करते हैं। वही शासन रूस ने स्टालिन के द्वारा स्थापित किया गया और वर्तमान में चीन में भी राज्य का स्वरूप सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि दोनों व्यवस्थाओं में एक दल का शासन होता है और स्वतंत्रता, अधिकार जैसा कोई भी विचार इन व्यवस्थाओं में विद्यमान नहीं है। इसीलिए हन्ना अरेंट ने फांसीवाद के साथ साथ मार्क्सवादी शासन को भी सर्वाधिकारवाद की श्रेणी में रखा। फांसीवाद प्रकृति, दैवी उत्पत्ति, आत्मा, सर्वाधिकारवादी। मार्क्सवादी पद्धति प्रकृति, यंत्र, राज्य की उत्पत्ति, शोषण, केंद्र, कार्य, सर्वाधिकारवादी। परंतु राज्य के कार्य के अलावा मार्क्सवादियों और फांसीवादियों के बीच कोई असमानता नहीं है, क्योंकि मार्क्सवाद भौतिकवादी, मानववादी और प्रगतिशील विचारधारा है, जबकि फांसीवाद आदर्शवादी, रूढ़िवादी और जर्मनी विचारधारा है। फांसीवाद के उत्पत्ति की व्याख्या में फांसीवादी विचारधारा की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। अतः इनके
अनुसार फांसीवादी पूंजीवादी के संकटग्रस्त होने का परिणाम है, जैसा ग्राम्स्की का मत है, और यही विचार लास्की भी स्वीकार करते हैं। परंतु गैर मार्क्सवादी इस धारणा से सहमत नहीं है, जिनमें प्रमुख नाम हन्ना आरेंट का है, जिन्होंने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में फांसीवाद के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण माने हैं। दार्शनिक मनोवैज्ञानिक एक हन्ना आरेंट ने कहा कि फांसीवादी चिंतन का बीज प्लेटो जैसे दार्शनिकों में विद्यमान है, जिन्होंने एक आदर्श व्यक्ति और आदर्श राज्य का विचार दिया और एक पूर्ण अजोड़ राज्य बनाने का प्रयास किया जो मानव की मूल विशेषताओं के ही इतर हैं। इधर हन्ना आरेंट ने कहा कि मानव होने का अभिप्राय अपूर्णता है, पूर्णता नहीं, क्योंकि पूर्णता केवल वस्तु में होती है। व्यक्ति इसी अपूर्णता के कारण सदैव स्वतंत्रता की तलाश में होता है। दूसरा, हन्ना आरेंट ने फांसीवाद के उत्पन्न होने का दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक कहा, जो पूंजीवादी समाजों में होता है। हन्ना आरेंट ने कहा कि अद्वैत पूंजीवादी समाजों में जन्म पूंजी समाज का जन्म होता है, मास सोसाइटी का जन्म होता है, जिसके अनुसार व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र, एकांकी और अणु के रूप में परिवर्तित हो गया है और व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य भौतिक संपदा का अर्जन बन गया है। जहाँ व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखने के लिए तैयार है। परिणाम स्वरूप फांसीवादी व्यवस्था का उद्भव होता है, क्योंकि हिटलर ने सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार देने का वादा किया, सभी के लिए घर और काम दिलाने पर बल दिया, जिससे लोकतांत्रिक शासन सर्वाधिकारवादी शासन में परिवर्तित हो गया। 21वीं शताब्दी में फांसीवाद विचार या वर्तमान विश्व में फांसीवादी विचार। यह रोचक विषय है कि इटली में फांसीवाद आने के 100 साल बाद पुनः दक्षिणपंथी दल को सत्ता में वापसी हुई। अमेरिका में फांसीवाद कू क्लक्स क्लैन आंदोलन के रूप में विद्यमान रहा है, जिनके द्वारा प्रजातीय श्रेष्ठता के विचार का समर्थन किया गया। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाले संघर्ष में यूक्रेन में कार्य करने वाला एजोव बटालियन को नव फांसीवादी और नव नाजीवादी कहा जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में निर्जातीय संघर्ष बने हुए हैं। दूसरी ओर पूंजीवाद संकटग्रस्त हर समूचे विश्व में राष्ट्रवाद का ज्वार दिखाई दे रहा है, और यह संयोग का विषय है कि एक और विश्व में उदारीकरण और भूमंडलीकरण का नारा दिया जाता है, जबकि राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण विकसित देशों में एशियाई अफ्रीकी लोगों के प्रवास को प्रबंधित करने का प्रयत्न किए जाते हैं। क्वेश्चन, फांसीवाद आर्थिक शक्ति के उपकरणों के स्वामियों के हित में बरजातियों, उदार विचार और संस्थाओं का विनाश है। क्वेश्चन, फांसीवादी चिंतन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति का जीवन राज्य के जीवन में विभिन्न हो जाए। अगला क्वेश्चन, विश्व में तानाशाही व्यवस्था के अनेक रूपों का प्रकटीकरण हुआ, जिनमें सर्वाधिकारवाद सर्वाधिक गंभीर है। टिप्पणी कीजिए। नारीवाद, फेमिनिज्म, विवेक का महत्व, तर्क, संविधानवाद, स्वतंत्रता, समानता, गरीबों की, वंचितों की आर्थिक समानता, राष्ट्रवाद, शक्ति संघर्ष। मैरी गोल्डस्टाम्प पहली नारीवादी विचारक। नारीवादी विचारधारा का उदारीकरण चरण। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने कहा कि महिलाओं में अल्प विवेक होता है, इसीलिए पति का पत्नी पर नियंत्रण होना चाहिए। और 18वीं शताब्दी के महान दार्शनिक रूसो ने कहा कि महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित होनी चाहिए, क्योंकि वे भावनात्मक होती हैं। रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मेरी वोल्सक्राफ्ट ने 2 प्रसिद्ध किताबें लिखी है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स और राइट ऑफ मैन एंड द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। मेरी वोल्सक्राफ्ट ने अपनी पहली किताब में एडमंड बर्क जैसे रूढ़िवादियों की आलोचना की, जिन्होंने कहा था कि परंपराओं में सदियों का विवेक अंतर्निहित होता है, जबकि वोल्सक्राफ्ट ने कहा कि ये परंपराएं पुरुषों के विशेषाधिकार को संरक्षित करती हैं और इसीलिए तर्क और विवेक के विरुद्ध है। वोल्सक्राफ्ट ने रूसो की जोरदार आलोचना की और उन्होंने कहा कि महिलाओं में न केवल तर्क और विवेक है, अपितु उनकी सम्मान और गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए। उनके अनुसार विवाह एक वैधानिक वेश्यावृत्ति है और उनके अनुसार महिलाओं को ही
घर से बाहर जाकर कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए जिससे वे अपनी गरिमा की रक्षा कर सकें। मेरी वोllस्टनक्राफ्ट के मूल तर्क उदारवादी है, जिनके अनुसार वे पुरुष और महिलाओं के बीच समानता का समर्थक है। महिलाओं की स्वतंत्रता में सबसे बड़े समर्थक जेएस मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वोमेन नामक किताबें लिखते हुए कहा कि आधुनिक समाज में दास प्रथा प्रतिबंधित है। इसके बावजूद प्रत्येक घर में महिलाओं की भूमिका आज भी दासियों के समान है और महिला जीवन का मूल उद्देश्य ही एक अच्छे पति का खोज है। मिल ने महिलाओं की अधीनता का कारण बताते हुए कहा कि पुरुष शारीरिक रूप में ज़्यादा शक्तिशाली होता है, परंतु पुरुषों ने इस शारीरिक शक्ति को वैधानिक शक्ति के में बदल लिया, जिससे राज्यों की विधि व्यवस्थाओं में समूचे अधिकार पुरुषों को प्राप्त होंगे।